तो देखो, बात होती है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जैसे मान के जो अब जीवन में अपन कुछ भी करते हैं, जैसे मान के चलो कुछ बिजनेस कर रहे हो आप, तो उसमें आप कैसे डिफाइन करोगे कि जैसे कल युवराज पूछा था कि सर शराब बेचना नैतिक है या अनैतिक है, तो वो कैसे डिसाइड किया जाता है कि भाई नैतिकता है या अनैतिक है, उसके मतलब निर्धारक क्या होते हैं। तो वहाँ यहाँ पे अपन ये सीखेंगे वे आधार या मापदंड जिनका, अरे पेन क्यों नहीं चला, वे आधार मानदंड मानक जिसके आधार पर कर्मों का या निर्णयों का मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात उन्हें उचित अनुचित शुभ अशुभ आदि के रूप में निर्धारित किया जाता है। तो वही बात है कि भाई आप किसी कार्य को नैतिक बोलोगे, किसी को अनैतिक बोलोगे, कैसे क्या बोलोगे। तो इसके बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है सिचुएशन क्या थी और क्या रेफरेंस था वहाँ पे। जैसे मैंने एक बताया था कि एक बच्चा, मान के चलो छोटा है बच्चा 2-3 साल का, उसको कुछ समझ नहीं है। अब मान के चलो एक बच्चे को धक्का दे देता है और वो मर जाता है, तो यहाँ पे अब देखनी पड़ेगी ना कि भाई वो बच्चा जो है, स्वाभाविक सी बात है उसकी कुछ उम्र नहीं है, तो और उसको ये समझ नहीं है कि भाई मैं ऐसे धक्का दे दूंगा तो व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है, तो इसके मतलब ये नहीं होगा कि उस बच्चे को फांसी की सज़ा पे लटका दिया जाएगा, नहीं। दूसरा, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मार देते हो, तो वो हत्या नहीं कहलाती है। तो सिचुएशन देखा जाता है कि आपने कोई चीज़ कैसे किया है। दूसरी बात, जैसे बहुत बार आप देखना कि बहुत बार लोगों को ना मेंटली टॉर्चर करके उनसे काम करवाए जाते हैं या उनसे गलत काम करवाए जाते हैं। या जैसे मान के चलो कि मैंने बोला निखिल तुम्हारी फैमिली मेरे कब्जे में है, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तो निखिल करना तो नहीं चाह रहा है, परंतु उसको परिस्थितिवश करना चाह रहा, मतलब उसको करना पड़ा ना। तो ये चीज़ें देखी जाती है, मतलब ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको सिचुएशन देखना पड़ेगा कि किस स्थिति में व्यक्ति ने ये डिसीजन लिया है। जैसे अभी वो मैं तुम लोगों को भेजा भी था ग्रुप में कि वो यहाँ पे गांधी विहार में एक लड़का था, उसको एक लड़की ने मार दिया था। अब देखो, ऐसे तो मर्डर है पूरा, अगर नॉर्मल मर्डर होता तो उस लड़की को मतलब आराम से अच्छी खासी सज़ा होती। अब उस लड़की के पास एक आधार मिल गया कि भाई मेरे इसके पास जो वीडियो थे इसके कारण मैंने मारा, तो देख लेना जो है ना वो ऑटोमेटिक वो केस कमज़ोर हो जाएगा, उस लड़की को कम सज़ा मिलेगी चाहे उसने मर्डर किया हो। पर ये चीज़ें हमेशा याद रखना, जब जज कोई बैठा रहता है तो वही चीज़ें ध्यान रखता है इन चीज़ों की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कर्ता की भावना। अब इसका एक मैं खुद एक प्रत्यक्ष से एग्जाम्पल बताता हूँ। मतलब ऐसे गांव में ऐसा होता है ना कि भाई जैसे कोई गाय भैंस चर रही हो तो मान लो अपने खेत में घुस गई। तो मुझे याद है कि जैसे बकरी थी तो वो पेड़ का मतलब हमारी तरफ एक पेड़ था, अल्डू का पेड़ उसको बोलते हैं, तो उसको खा रही थी। तो मम्मी मेरे को बोली कि उसको घेरो घेरो, मतलब उसको भगाओ यहाँ से। तो मैंने पत्थर उठाया और पत्थर उठा के मैंने ऐसे मारा उसको। अब मुझे, मेरा पर्पज़ था उसको भगाना, ताकि मेरा ये नहीं था कि भाई उसको मैं चोट पहुँचाऊँ। अब गलती से क्या हुआ, उसकी जो है नाड़ पे जाके लगी वो चीज़ और उसको खून निकलने लग गए। अब मुझे इतना बुरा लगा अंदर से, मतलब बहुत ख़राब लगा मुझे। तो मतलब यहाँ पे मेरा भावना तो ये नहीं थी ना कि उसको मैं दुःख पहुँचाऊँ, परंतु हो गया ये चीज़। तो इंटेंशन भी देखा जाता है, जब आप कोई घटना की जाती है तो उसके आधार पे भी डिसाइड किया जाता है आप नैतिक हो अनैतिक हो। जैसे मैंने वो पत्थर मारा तो मेरा इंटेंशन वो नहीं था कि उसको नुकसान में पहुँचाऊँ, मैं उसको डरा के मतलब भगाना चाह रहा था, परंतु हुआ गलत काम। तो यहाँ पे इंटेंशन भी देखी जाती है जब किसी चीज़ को सज़ा दी जाती है। अब एक और मैं बताता हूँ ये मेरे बचपन की घटना है। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि देखो कैसे, मतलब मेरा भावना वो नहीं थी परंतु वो चीज़ें हो गई। मुझे याद है दीपावली की सफाई हो रही थी, मैं उस टाइम बहुत छोटा था, शायद चौथी या पाँचवीं क्लास में पढ़ता होगा। तो दीपावली की सफाई, मतलब दीपावली छुट्टी आ ही जाती है दीपावली से पहले। तो हम क्या थे कि भाई सफाई वफाई करके कचरा जला रहे थे, है ना। अब बचपन में मुझे क्या पता भाई, मैंने क्या कहा, एक लकड़ी थी तो लकड़ी उस पर आग तो नहीं थी, धुआं धुआं हो रही थी। अब मैंने है ना पास में एक कमरा था, तो उसके है ना, अब मुझे क्या पता भाई खेल खेल में है ना मैं वहाँ पे रख दिया उसको। अब रख दिया, मैं रख के मैं भूल भी गया, मुझे पता भी नहीं है। अब हुआ क्या कि अब मुझे याद अच्छे तरीके से दोपहर की बात थी, मैंने रख दिया। अब वो धुआं से क्या था, इसमें वो चारा भरा था जो गाय भैंस खाते हैं ना वो। अब मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था कोई आग लगाना है भाई मुझे पर वो आग लग गई। अब सबसे बड़ी बात देखो, सबसे पहले मुझे पता भी लग गया। अब मैं क्या किया, वो जो लकड़ी थी ना उसको जाके गिरा के आ गया किसी को कुछ पता भी नहीं लगा। फिर उसके बाद में एक दादी और एक पोता वहाँ से गुजर रहे थे तो उनको दिखा, फिर वो चिल्लाए, फिर पता लगा, उसको बुझाया गया। ज़्यादा तो नहीं, एक आध दो मतलब ये मान के चलो बंडल ख़राब हो गया था,
पर ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था। अब यहाँ पे देखो देखो मेरा इंटेंशन तो ऐसा तो था नहीं कि भाई आग लगानी है मुझे, पर हो गया। वो मेरा पर्पज़ तो नहीं था ना, मैं तो भाई खेल खेल में ऐसे होता है ना, बच्चे खेल रहे तो इस तरीके से हो गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपकी भावना क्या थी है, आपका ये भी देखा जाता है। अब जैसे मान के चलो एक मेरा पर्पज़ ही होता है कि नहीं मैं उसे आग ही लगानी है मुझे, तो वो फिर गलत होता है, वहाँ मैं अनैतिक होता। मतलब पर मैं यहाँ पे मतलब मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना वो चीज़, वो हो गया मतलब अनजाने में, तो वो चीज़ भी होती है। तो इसलिए बोला जाता है ना कि भाई अनजाने में जो चीज़ की है चलो वो तो माफ़ हो दी जाती है, वरना आप पूरा इंटेंशन के साथ कोई चीज़ कर रहे हो तो वो चीज़ यार रखना वो गलत होती है। परिणाम सापेक्ष नैतिकता, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो ध्यान समझना, एक शराब की दुकान खोलने वाला व्यक्ति है, अब उसको पता है कि ये चीज़ गलत है, पर अब वो क्या करेगा, ध्यान से समझना कि इस शराब से जो पैसा प्रॉफिट कमा रहा है, गरीब लोगों को खाना खिला रहा है, ठीक है, तो उसमें फिर ये भी देखी जाती है कि भाई इसका परिणाम क्या रहा। इसने चलो अनैतिक कार्य से धन तो अर्जन किया है, पर क्या इसने उस अनैतिकता को और प्रचार प्रसार किया है या उससे कुछ सही चीज़ें कर रहा है। जैसे बहुत बार आप मूवियों में देखते होंगे कि हीरो जो है पैसा तो लूट के ला रहा है परंतु गरीबों का कल्याण कर रहा है। तो बहुत बार ये भी देखा जाता है कि इंटेंशन क्या है उसका, उसका परिणाम क्या रहा, आखिर में उसने चोरी की तो उसका परिणाम क्या रहा। वो अपने अय्याशी पे खर्च कर रहा है या गोला बारूद बना रहा है, देश को लूट रहा है, या उसका पर्पज़ क्या है। मतलब गलत तो है परंतु वो थोड़ा तीव्रता कम हो जाती है उस चीज़ की। तो ये चीज़ भी जो है मेन इंपॉर्टेंट होती है जब आप नैतिकता का निर्धारण करते हो। फिर दूसरी बात होती है किसी नियम का, आपने अगर कुछ नियम का अनुपालन किया है, वो उचित है अनुचित है, तो नियम के आधार पे भी डिसाइड होता है कि आपने जो कार्य किया है। तो अब देखो कुछ चीज़ें होती है बाह्य नियम, जैसे धर्म का नियम, राजकीय नियम, ठीक है, या सामाजिक नियम जो है, अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो स्वाभाविक सी बात है गलत है, तो अनुचित का कहलाएगा वो। और कुछ नियम होता है आंतरिक नियम होता है, अंतः प्रज्ञा, या जो आपकी इनर कॉन्शियस कहती है। जैसे बहुत बार ध्यान से समझना, एक चीज़ ध्यान से समझ, जैसे मान के चलो ट्रैफिक लाइट है, अब वहाँ पे आपको देखने वाला कोई नहीं है, अब ध्यान से समझना, आप वहाँ से गुजर तो जाओगे। अब देखो ये जो राजकीय कानून है उससे तो बच जाओगे आप, क्योंकि कोई ना कैमरा लगा ना कोई पुलिस वाला है, आपने उल्लंघन तो किया है, परंतु याद रखना जो आपके अंतरात्मा की आवाज़ है आप उससे तो नहीं बच पाओगे ना। इसीलिए गांधी जी बोलते हैं कि ये जो बाहर के जो चीज़ें हैं ना, ये बाहर की चीज़ें, याद रखना जब तक व्यक्ति की ये आंतरिक चीज़ मजबूत नहीं होगी, व्यक्ति कभी गलत कार्य से करने से रुकेगा नहीं। इसलिए ज़्यादा मजबूत ये होनी चाहिए, तब जाके व्यक्ति है ना गलत कार्य करने से रुकेगा। और ये बात हकीकत है। जैसे मर्डर करने वालों को क्या, तुम्हें क्या लगता है उसको गिलानी नहीं होती, होती है अच्छी खासी, उसको भी पता है मैं गलत कर रहा हूँ, परंतु वो मर्डर करने की या मान के चलो करप्शन करने कब सोचता है कि अरे देखो मुझे पता है ये कानून का मैं ऐसे लूप फॉल्स निकाल के फ़ायदा उठा सकता हूँ, तो वो व्यक्ति करने का प्रयास करता है। परंतु गांधी बोलते हैं कि अगर आज में अंतरात्मा की आवाज़ को स्वीकार करे ना तो कभी गलत काम करे ही नहीं। अरे ये बात सही है, इसे याद रखना। फिर अगला है साधन साध्य पर विवाद, गांधी अम्बेडकर के बीच, और यहाँ तो सुभाष चंद्र बोस के बीच में भी झगड़ा होता है। जैसे गांधी जी चाहते थे कि अपन सत्य और अहिंसा के आधार पर ही आज़ादी ले, परंतु सुभाष चंद्र बोस का ये मानना था कि अपना जो साध्य है, साध्य क्या, स्वतंत्रता हासिल करना है। गांधी जी का भी यही है, दोनों का एक ही है, लक्ष्य तो एक ही है, पर साधन आप कौन सा यूज कर रहे हो। गांधी जी बोलते थे सत्य और अहिंसा का प्रयोग करेंगे, पर सुभाष चंद्र बोस बोलते थे चाहे अपन हिटलर की सहायता क्यों न लेना पड़े, अपने को आज़ादी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर यहाँ पे गांधी जी के सपोर्ट में एक चीज़ बोली जाती है, जैसे मानिए चलो भाई आप पेड़ बबूल का बोओगे तो समझ बात है बीज मतलब आम कहाँ से मिलेंगे आपको, ये बात सही है। तो वैसे आपका जो साधन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, तभी साध्य भी अच्छा होगा। अगर आप साधन गलत प्रयोग कर रहे हो, जैसे मान के चलो ध्यान समझना, ये हाँ वहाँ पे याद करना केस स्टडी आएगी जिसमें आपको बोलेगा कि आपका दोस्त अरे यार सब लोग करप्शन कर रहे हैं आजकल, तुम भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ बोलनी है कि साधन साध्य की पवित्रता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं अरे यार थोड़ा बहुत करप्शन मतलब करप्शन करो, थोड़ा बहुत दान दे दो, हो गया काम। पर याद रखना आपका साधन तो गलत है ना, चाहे साध्य आपसे पुण्य कर रहे हो, पर ये साधन गलत है तो आपका परिणाम भी गलत ही आएगा। पर जब साधन और साध्य दोनों सही होंगे तब आपको उचित परिणाम मिलेंगे। तो ये वो तो एग्जाम्पल हो गया। बहुत बार क्या होता है कि साधन भी गलत होता है और साध्य भी गलत होता है। जैसे लोग आजकल मीडिया के द्वारा मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, महिलाओं के जो क्रिमिनल करते हैं, ये तो छोड़ो, डिजिटल अरेस्ट वाली बात,
साधन भी गलत प्रयोग कर रहे हैं और साध्य भी उनका गलत है। या लोगों को ब्लैकमेलिंग करना, जिसको बोलते हैं वो वाला हनी ट्रैपिंग करना, तो साधन भी गलत यूज कर रहे हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका परिणाम भी क्या होगा, गलत होगा। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि साधन और साध्य की पवित्रता होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें जब टॉपिक नंबर 5 में पढ़ोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगी, बहुत सारी चीज़ें। चारवाक बोलेगा कि अरे कुछ भी नहीं, मज़े करो, खाओ पियो मज़े करो तो वो भी अपना चीज़ है। अगला है करते अपने आप में नैतिक और अनैतिक होते हैं। मतलब आप कुछ कार्य करते हो ना उसी के आधार पर, जैसे आप शराब बेचना, समाज की दृष्टि से कभी भी, चाहे शराब बेचना कितना भी आप पैसे कमाते हो, पर समाज की दृष्टि में आप अनैतिक ही माने जाओगे, ये चीज़ याद रख लेना। वैसे ही दूसरी बात, आप सेना में चले जाते हो, सेना में जैसे चले गए ना आप नैतिक हो गए कि आप देश के लिए रक्षा कर रहे हो, ये फर्क पड़ता है। तो ये इतना फर्क पड़ जाता है, मतलब इन चीज़ों का आप क्या कर रहे हो उसी से फर्क पड़ जाता है, आप नैतिक हो या अनैतिक हो। अगली चीज़ है कि पीड़ित और लाभार्थी। जैसे मान के चलो कि आप विकलांग व्यक्ति है, अगर आप उसका मजाक बना रहे हो तो आप अनैतिक हो। आप एक सामान्य व्यक्ति का मजाक उड़ा सकते हो, उसमें नैतिक अनैतिकता की बात नहीं होगी, पर ना आप किसी कमज़ोर व्यक्ति को अगर आप उसको परेशान कर रहे हो आप अनैतिक कहलाओगे, ये चीज़ याद रखना। तो इसके आधार पर भी देखा जाता है कि पीड़ित कौन है, लाभार्थी कौन है, तो नैतिक अनैतिकता का निर्धारण उस चीज़ से होता है। अगला चीज़ है भाई इरादा, आपका प्रयोजन क्या है, आपके क्या उद्देश्य, आप किस उद्देश्य से, जैसे IAS आप बनना चाहते हो, आपको उद्देश्य क्या है, गलत कार्यों के लिए आप करप्शन करना चाहते हो, पावर का मिसयूज़ करना चाहते हो, तो समझ बात, आप अनैतिक हो। वहीं पर कोई एक IAS अधिकारी बनना चाहता नहीं, मैं समाज का कल्याण करूंगा, लोगों को एम्पावर करूंगा, तब आपका सही, आप नैतिक हो। तो ये भी मायने रखता है। अगला है महान नेताओं। अब देखो ये नैतिकता का निर्धारक अपने पता लग गया कि निर्धारक के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं, डायमेंशन कौन से हैं। अब बात ये कि आप एथिकल डिसीजन कैसे लोगे जीवन में, उनका आधार क्या रहेगा कि आप नैतिक हो या नहीं हो, मैं कार्य कर रहा हूँ नैतिक है या नहीं है। अब जैसे महान नेता गांधी जी ने बोला, तो अगर हम गांधी जी के पथ को फॉलो करते हैं तो भाई हम सही अच्छे मार्ग पे जाएंगे। सुधारकों प्रशासकों के जीवन के उद्देश्य, जैसे मान के चलो राजा राममोहन राय है, अगर राजा राममोहन राय ने जो कार्य किया अगर हम भी वही करें, जैसे मान के चलो महिलाओं के एजुकेशन को बढ़ावा दे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो बोला है कि हम विधवा विवाह को उसको प्रोत्साहित करें, बहुत अच्छे, जैसे अशोक खेमका जैसे ब्यूरोक्रेट है, हम उसको अगर जैसे उनको जीवन में अपने पालन करके हम भी एक अच्छे ईमानदार IAS अधिकारी बने, तो ये चीज़ अच्छी है ना। जो लोग नैतिक थे उनके पथ का अगर आप अनुसरण करते हो तो आप भी नैतिक होगे, ये चीज़ याद रखना। अगर आप उनके जीवन को, उनके उपदेशों को फॉलो करते हो तो आप नैतिक हो। अगला कांट का नैतिक दर्शन। कांट ये बोलता है कि भाई आपको नैतिक होने के लिए ही नैतिक होना जरूरी है। मतलब उसका मतलब ये है, कांट का आगे पढ़ेंगे भी अपन थोड़ा डिटेल में, नैतिक इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमें नैतिक बनना, अरे भाई नैतिकता की पहचान ही यही है कि आप नैतिक बनो, तभी आप नैतिक कहला सकते हो, तभी आप उसका मतलब ये जैसे होता ना कि मुझे जीवन में सच्चाई क्यों अपनानी चाहिए, अरे भाई सच्चाई अपनानी नहीं चाहिए, वो आपके जीवन के लिए आवश्यक है, आपका भला उसी चीज़ में है। अगर आप नैतिक नहीं बनते हो ना तो आप समझ लेना कि आप अपने आप के लिए नुकसान है। जैसे एक मान के चलो एक शराबी है, वो शराब पी रहा ना, वो अनैतिक कार्य है ना। अगर वो शराब पीता रहेगा एक दिन उसके खुद के गुर्दे जल जाए, खराब हो जाएंगे और वो मर जाएगा, देख लेना। इसीलिए नैतिक होना जरूरी है कि नैतिकता व्यक्ति का स्वभाव है, उसका नेचुरल है। अगर व्यक्ति नैतिक नहीं रहेगा ना, जैसे मछली जल में रहती है, अगर मछली जल में नहीं रहेगी तो जीवित नहीं रहेगी, वैसे कांट का मानना है कि अगर आप नैतिक नहीं हो ना तो आपका खत्म है, आपका अस्तित्व ही खत्म है। अरे बात सही है, याद रख लेना। मानवता को क्राइसिस कब होती है, जब लोग अनैतिक हो जाते हैं। जैसे ओसामा बिन लादेन मान के चलो, जितने भी आतंकवादी समूह है, जितने भी जिहादी ग्रुप होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जब अनैतिकता का रास्ता अपना लेते हैं तो देखो पूरा कम्युनिटी, पूरा समुदाय उनके लिए तो खतरा होता है, वो भी एक दिन मरेंगे, पर याद रखना वो दूसरे समुदाय जो लोग हैं उनको भी मार देते हैं, तो वो बहुत खतरनाक चीज़ है। जैसे अगर आज का अखबार पढ़ा होगा तो उसमें जो अलकायदा का जो भी है मसूद जो जिसके अटैक किया गया, अब वो महिलाओं को बोल रहा है, मुस्लिम महिलाओं को, कि आपको भी जन्नत मिलेगी। पहले तो पुरुषों को बोलता था कि तुम्हें हूरें मिलेगी, अब वो बोल रहा है कि तुम महिलाओं तुम भी ज्वाइन करो
देश मतलब ये कौम के लिए शहीद होना सीखो, तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो अब ये क्या है, यही होता है कि जब नैतिकता का प्रसार करना हो तो आप धर्म का यूज करोगे, पैसों का यूज करोगे, पावर का यूज करोगे, तो ये अनैतिकता का प्रसार करने के लिए होता है। पे अगला है आचरण संहिता और नीतिपरक आचार संहिता, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट। अरे कोड ऑफ एथिक्स होता है, ध्यान से समझना। जैसे एक आईएएस अधिकारी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आपको मतलब दहेज नहीं लेना है। अगर सोचो, अगर वो इन चीज़ों का पालन कर रहा है तो सभी से बात नैतिक है वो। अगर वो इन चीज़ों का पालन नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिक अनैतिक हो गया। जैसे दहेज नहीं लेना चाहिए, अगर नहीं ले रहा तो अच्छी बात है, कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कर रहा है, वो नैतिक है। अगर वो दहेज ले रहा है तो सभी से बात अनैतिक हो गया। दूसरी बात याद रखना, आईएएस अधिकारी को ना मतलब कभी भी पैसे का गिफ्ट नहीं लेना होता है। अगर वो पैसे का गिफ्ट ले रहा है, सरकार को नहीं बता रहा है, तो अनैतिक है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट ये लिखा रहता है इसमें। जो इसका लिखे हुए को पालन कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है नैतिक है, जो नहीं कर रहा है वो स्वाभाविक सी बात है। नारीवादी स्थिति मतलब इसमें है कि फेमिनिज्म, जैसे मान के चलो भाई महिलाओं को शोषण होता है, ये चीज़ हकीकत है, आप इतिहास उठा के देख लो। पर आप महिलाओं को उत्थान के लिए अच्छा कार्य कर रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है आप नैतिक हो। अगर महिलाओं को आप दबाने का प्रयास कर रहे हो, उनकी आज़ादी छीनने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, अनैतिक है। पर्यावरण नीति शास्त्र, अगर आप पर्यावरण को मतलब दोहन नहीं करना चाहते हो तो आप अनैतिक हो। और पर्यावरण को आप बढ़ावा देते हो, वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक, जैसे एक पेड़ माँ के नाम, अगर ये चीज़ें आप बढ़ावा दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप नैतिक हो। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा। अगर आप इन चीज़ों को मानते हो, विधि को, नियम को, विनियम और अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हो तो आप नैतिक हो, नहीं सुन रहे हो तो आप अनैतिक हो, स्वाभाविक सी बात है। सामाजिक नियम नैतिकता का निर्धारक, समर्थक, हॉब्स और बैन। जो सामाजिक नियम बने हुए हैं, जैसे भाई स्वाभाविक सी बात है, सामाजिक नियम ये है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आप अच्छे कर रहे हो तो आप अच्छे बेटे हो, नैतिक हो, नहीं कर रहे तो आप अनैतिक हो। तो ये जो चीज़ें हैं होती है। फिर आखिर में ये होता है कि भाई अंत भला तो सब भला, याद रखने प्रयोजनवादी नैतिक सिद्धांत है। मतलब ये आखिरी में जो इसके कौन कौन सपोर्ट है, सुखवाद, आत्मपूर्णवाद, मार्क्सवाद, फांसीवाद, यहाँ तक भी आप चारवाक को भी बोल सकते हो। जैसे चारवाक का क्या है भाई, जीवन में मजा लेना चाहिए, चाहे कैसे भी लो, चाहे आप उधार लेके घी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अंतिम जो क्या है आपका मेन है कि खुश रहना, चाहे आप कैसे भी खुश रहिए। पर इसका पर्पज देखो, ये हर पैमाने पर नैतिक नहीं बनेगा, ये अनैतिक भी बन जाएगा, परंतु कुछ कुछ पर्पज में देखा जाता है। जैसे मानिए चलो कि ध्यान समझना, किसी चोर ने चोरी की, जैसे बहुत बार ऐसा चोरी करके भाग रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो चोरी करके भाग रहा था, जिस भी व्यक्ति का गिर गया, मानी चोट लगी, मर गया, तो अंत भला तो सब भला, चोर भी मर गया और जो उनका पैसा था वो भी मिल गया। तो उस परिजन में थोड़ा बहुत नैतिक बोला जाता है, पर ऐसे मोस्टली हर केस में आप इसको नैतिक नहीं बोल सकते, क्योंकि ये चीज़ याद रखना कि ये सही सिद्धांत नहीं है। अगर ये होने लगा ना तो व्यक्ति फिर किसी भी चीज़ को सही बताने लग जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अब ये वही मैं बात बता रहा हूँ, जैसे बबूल का पेड़ बोओगे तो भाई बबूल ही आएगा, कांटे आएंगे। आम का पेड़ बोओगे तो आम के फल खाने को मिलेंगे आपको। वही चीज़ अगर आपको बचपन में अच्छे से संस्कार दिए गए तो आपको अच्छा संस्कार ही मिलेगा आपको। आप भी अपने माता पिता की सेवा करोगे। अगर मान के चलो आपके माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए आपको, तो स्वाभाविक सी बात आप भी उनका सेवा नहीं कर पाओगे। तो ये वही सिंपल सी बात है। ये इसके समर्थक होना गांधी, विनोबा भावे, टोल्स्टॉय। साधन बीज का साधे वृक्ष, जैसे वही है, आम का बीज बोओगे तो आम का पेड़ ही मिलेगा आपको। भारतीय दर्शन में नैतिकता के निर्धारक चारवाक, गीता। गीता क्या सिखाती है, कर्म की बात बताती है, अच्छा कर्म करो। आपद धर्म, आपद धर्म मतलब क्राइसिस में आप क्या कर सकते हो। जैसे एक मान के चलो, एक वो है जो कभी कुछ मांस वास नहीं खाता, शाकाहारी है, पर याद करोगे, मान के चलो कि एक ऐसे टापू पे चला गया है वो, ध्यान समझना, जहाँ कुछ है ही नहीं शाकाहारी खाने को, और वहाँ पे उसके पास एक जीव है और उसको बना के खा सकता है। तो इस कंडीशन में अगर वो मांसाहारी करता है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसके जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपद धर्म होता है कि आप ऐसी कंडीशन फंस जाओ। दूसरा, जैसे मान के चलो आप मेरे भारत के परमाणु बम का आपको पता है कहाँ पे है, आपको पाकिस्तान पकड़ लेता है, तो आप इस स्थिति में झूठ बोल सकते हो। आपने ऐसे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो, पर आप इस सिचुएशन में झूठ बोलते हो, आप नैतिक कहलाओगे। ये चीज़ याद रखना।
अंतरात्मा का प्रयोग तब किया जाए जब कोई स्पष्ट नियम, कानून या दिशा निर्देश नहीं हो। जैसे मान के चलो कि ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, वहाँ पे कोई है नहीं पुलिस वाले, तो मोस्टली लोग है ना, इंडिया में क्या कहीं पे देख लेना, लोग इसीलिए पालन करते हैं कि यार पुलिस वाले हैं, चालान काट देंगे। पर अंतरात्मा जब बोलती है कि जब कोई पुलिस वाला भी खड़ा ना हो, कोई भी ना हो, तब भी आप ट्रैफिक नियम का पालन करो। ये है अंतरात्मा। करता क्या अभिप्राय क्या है, इंटेंशन क्या होता है, मतलब जो भी कोई व्यक्ति माने चलो किसी का मर्डर कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा हो, वो क्या सोच के निर्णय ले रहा है, उसने आंतरिक क्या सोचा है, बाह्य रूप से क्या सोचा है, उसने क्या नफ़ा नुकसान सोचा है। तो वही देखा जाता है करता है तात्कालिक मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या उसका इंटेंशन था, इंटरनल और एक्सटर्नल क्या इंटेंशन था उसका, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या था उसका इंटेंशन, और क्या वो चेतन अवस्था में कर रहा था, अचेतन अवस्था में कर रहा था। तो मैंने कल बताया भी था, बहुत सारे लोग जो रात में है ना चलते हैं, तो वो लोगों से मर्डर हो जाते हैं। अब भाई उनकी तो गलती नहीं है ना, या छोटा बच्चा है, अब उससे कोई गलती हो जा रही तो स्वाभाविक सी बात है ना, वो चीज़ सही नहीं है, उसके इंटेंशन में देखा जाएगा। वर्तमान समय में विभिन्न धर्मों का रूप विकृत हो गया, ये चीज़ याद रखना, ये बात सही भी है। आज अगर आप स्टार्टिंग में धर्म की उपज देखोगे ना, तो धर्म जो बना था ना, ये चीज़ याद रखना, ओनली व्यक्ति की आंतरिक शुद्धता के लिए बना था। और आज जो धर्म है ना, भ्रम मतलब बाह्य कर्म कांड पे ज़्यादा आधारित हो गया। जिसमें सिंपल सी बात बताता हूँ, ध्यान से समझना। जो आज धर्म इस आधार पे बांट दिया गया है कि हरा तो मुसलमान हो गए, और ये कौन है, भगवा हिंदू हो गए, ये धर्म नहीं है। और ये बहुत बड़े महामूर्ख लोग हैं जो इसके लिए लड़ मर रहे हैं, ये याद रख लेना। धर्म ये नहीं है, ये जो आज बना दिया गया। धर्म क्या होता है, देखो, धर्म सबसे पहली बड़ी बात होती है, धर्म का सिद्धांत ये होता है, हम अपनी आत्म शुद्धता पे ध्यान दें। तो आत्म शुद्धता के लिए हमें क्या करना होता है, हम अच्छे विचार रखें, लोगों के लिए हमारे अंदर घृणा भावना हो। भाई असली है ना, असली धर्म तो ये है, आपके अंदर टॉलरेंस हो, सद्भाव हो, सद्भावना हो, लोगों के लिए परोपकार की भावना हो, ये है भाई धर्म। ये नहीं धर्म आज मैं हनुमान जी के मंदिर जा रहा हूँ, प्रसाद चढ़ा के आ रहा हूँ। अरे आप देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये जो आज धर्म का जो कर्मकांड चल रहा है, नहीं धर्म है ही नहीं। पहली बात तो अगर आप धर्म की उपज भी देखोगे ना, तो धर्म उपज हुआ ही है आंतरिक प्रोसेस के लिए। पर आज की चीज़ को लिए मान लिया गया है कि देखो मैं नहा धो के मैं गंगा जी नहा के आ गया, या मैं मक्का मदीना जाके आ गया। अरे ये धर्म नहीं है भाई। लोग क्या मानते हैं, मैं मक्का मदीना 4 धाम यात्रा करके आ गया, हो गया मेरे धर्म की यात्रा पूरी। और फिर वही आके घर में गाली गलौज कर रहा है, न माँ बहन देख रहा, ना कुछ कर रहा है। अरे ये नहीं है भाई धर्म। आप 4 धाम यात्रा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। वो आपने कहानी सुनी होगी ना, बिल्ली वाली कहानी, बिल्ली चली गंगा नहाने, पर वो उसका स्वभाव ही ना बदले तो वो बिल्ली क्या ही कितना भी गंगा नहा ले, वो तब भी वो बोलते हैं ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हाँ, वही बात है। जब तक इंसान का अपना स्वभाव ही नहीं बदला, तो उस धर्म का मतलब ही क्या हुआ भाई। चाहे आप कितना भी कर्म कांड कर लो, तो फिर वही बात बोली जाती है कि नवरात्रों पे महिलाओं की पूजा होती है, पर वही भारत में छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होते हैं, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है, वैवाहिक बलात्कार होते हैं, छेड़खानियाँ होती है। तो कहाँ पे है, कहाँ क्या मतलब उस नवरात्रे का, आप खुद ही सोचिए ना ये चीज़। तो मतलब मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये धर्म के आडंबर से मुक्त हो जाओ। धर्म ये है ही नहीं। दूसरा, आज ये रामलीला निकल रही है, ठीक है, तो इसमें धूम धड़ाके से डीजे बजा रहे हैं, ये धर्म नहीं है। और वो देखो, वो ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चला दिया तो अपने और ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चलाओ। उनका मतलब मुसलमानों का अजान का आवाज़ आ रहा तो अपना डीजे और तेज़ बजाओ, ताकि उसके अजान की आवाज़ ना आए। ये भाई ये धर्म नहीं है। तो यहाँ पे वही बात है कि वर्तमान समय में विभिन्न धर्मों का रूप विकृत हो गया। चाहे कोई सा भी धर्म देख लो आप। क्यों? क्योंकि आंतरिक पक्ष की बजाय बाह्य पक्ष या कर्मकांडे पक्ष प्रबल हो गया है। वही है, टीका लगवा दिए हैं, भगवा धारण कर लिए हैं, मुसलमान लोग टोपी पहन रहे हैं, दाढ़ी लंबी लंबी कर रहे हैं, पर मन में कपट भरा है।
तो भाई वो कोई मतलब नहीं है, आप कितनी बड़ी लंबी दाढ़ी रख लो, कितना भी बड़ा आप भगवा धारण कर लो, कितना भी बड़ा तिलक लगा लो आप, उससे धर्म के वो नहीं होता है। आंतरिक तत्व जैसे दया ये होनी चाहिए, करुणा, प्रेम, न्याय आदि शिथिल हो गए हैं, ये होना चाहिए, पर आज यही सबसे कमज़ोर पड़े हैं। आज धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। अरे ये कोई धर्मशैली है? गौ हत्या के नाम पे लोगों के, सोचो, लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा है। तो समझिए ये धर्म है ही नहीं। परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर धर्म के कारण सांप्रदायिकता, अब यही होगा फिर, जब आप धर्म का आंतरिक स्वरूप को नहीं मानोगे, जब बाह्य स्वरूप को आप स्वीकार करोगे। अब देखो ना, हिंदू मुस्लिम का पता कैसे लगता है? आप खुद सोचिए, 2 बच्चे मान के चलो जो जन्म लिए अभी अभी, आप उनको रख दो सामने, आप फिर मैं बता दूँ, अगर कोई है, कोई माइकल लाल ये बता दे कि हिंदू है मुस्लिम है, बता दो कोई बच्चा जन्म होते है कि, अरे भाई उसका बाहरी रूप रंग ढांचा जो चेंज किया जाता है उसके आधार पर पता लगता है ना। और जब वो बाहरी रूप रंग ढांचा होता है उसके आधार पे लोग कर्म मतलब मर मिटे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए हो रहा है। ये सांप्रदायिकता यही तो है ना। और देखो उधर जैसे अभी क्या हो रहा है, ये एमपी का सतना है, वहाँ पे शायद वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी हो, हिंदू लोग घर घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं वहाँ पे। ये क्या है? ये यही तो चीज़ है ना, कट्टरता आ गई है। एक दूसरे को देखते अरे मुल्ला लोग ऐसे ही होते हैं, ये तो बहुत ख़राब होते हैं, नहाते धोते नहीं हैं। भाई सही बता रहा हूँ ना, ये शायद हिंदुओं में इतना मुसलमानों को लेके इतना नेगेटिविटी है ना। अरे अरे कोई कुछ जानता भी नहीं है उनके बारे में, तब भी अरे ये लोग उल्टा हाथ धोते हैं। मुझे बचपन से शायद बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि उल्टा हाथ धोते हैं लोग, सीधा हाथ धोते नहीं है। मतलब क्या ही करोगे इस देश में। दूसरी बात, ये गोमांस खाते हैं, इन चीज़ों से कट्टरता फैलती है ना। ये 4-4 शादियाँ करते हैं, ये बहनों के साथ में भी सोते हैं। अरे भाई आप उसके धर्म की पहले वो चीज़ें जाने तो सीधी। तो यही चीज़ें फिर चलती है, वैमनस्य होगा, फिर हिंसा होगी, संघर्ष होगा। और ये देखो मुसलमान, देखो जैसे वो हज, वो क्या अभी क्या था उस पर विवाद चला था, वक़्फ़ के आधार पर सब संपत्तियाँ ये लेके जा रहे हैं, तो संघर्ष होकर कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर स्वाभाविक सी बात है। टॉलरेंस असहिष्णुता की स्थिति आ जाएगी। जैसे आईएसआईएस है, फिर अब ऐसे ऐसे संगठन बनेंगे, बोको हराम संगठन, ये सब सारी चीज़ें, आरएसएस, बजरंग दल बनेंगे। तो भाई आप समझिए ये कारण क्या है, क्योंकि अपने बाह्य स्वरूप को अपना लिया है ना, आंतरिक पक्ष को छोड़ ही दिया है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, कोई भी धर्म कभी भी ये चीज़ नहीं सिखाता है किसी दूसरे धर्म से बैर रखना, पर याद रखना कि जब अपन बाह्य स्वरूप को धारण कर लेते हैं तभी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ये याद रख लेना। अब पहली बात है कि भाई धर्म और नैतिकता साथ साथ कैसे चल सकती है। उसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप गांधी की विचारधारा को मानते हो, गांधी जैसे सहिष्णुता, श्रम धर्म सद्भाव की बात करते थे, ठीक है, तो वो उसके समर्थक तो आप चल सकता है। राम मानोगे तो राम भी, गुरु नानक, ईसा मसीह का जीवन दर्शन, अगर आप इनका फॉलो करोगे तो इनके अनुसार आराम से 2 लोग धर्म और नैतिकता साथ में चल सकते हैं। मतलब आप धार्मिक होकर भी नैतिक हो सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नैतिक नहीं बनोगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला है धर्म उपस्थित परंतु नैतिकता नहीं है। मतलब जहाँ धर्म तो है परंतु नैतिकता नहीं है। कौन? बलि प्रथा। देखो मैं आखिर बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, या मुस्लिम हो, ये दोनों धर्मों में होता है ये। जैसे अभी मैं घर पे गया था ना, तो मेरे चाचा का लड़का बोला कि ये हमारे बकरा है, बलि चढ़ेगा। मैं बोला कि अच्छा। अब मैं आखिर बता रहा हूँ ना, बलि चढ़ाने का पर्पज वो खुद का संतुष्टि, मतलब अपनी जीवा की तुष्टि होती है। मतलब अपना, या देखो क्या होता है, कटता है वो, ब्लड ही तो चढ़ता है देवताओं के, फिर जो उसको काट के एकदम आराम से मज़े से खाते हैं लोग। अब मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, बलि प्रथा अगर भाई स्वाभाविक बात तो देवता के लिए किया जा रहा है, तो आप उसका बहुत भरण पोषण क्यों कर रहे हो? पहली बात तो बलि प्रथा ही गलत है, ये तो अनैतिक है भाई। बलि प्रथा कभी नैतिक नहीं हो सकती, पर धर्म के नाम पे उसको नैतिक बना दिया जाता है, गलत है, वो हो ही नहीं सकती कभी। वही इस्लामिक स्टेट की शासन प्रणाली, जैसे अगर आप पढ़ोगे ना, मतलब जो ये मुस्लिम संगठन है बहुत सारे, जैसे ये बोको हराम देखा, ऐसा ये इनका क्या है कि हम गजवाए हिंद करेंगे एक दिन कि हम पूरे हिंदुस्तान पे शासन करेंगे, और चाहे उसके लिए हम लोगों को मारेंगे कूटेंगे। जैसे अभी मान के चलो पहलगाम अटैक हुआ,
अरे ऐसा कौन सा धर्म सिखाता है जो दूसरे धर्म को लोगों को मार के, भाई मैं फिर बता रहा हूँ, धर्म ये है ही नहीं। क्या मुसलमान सब भाई मेरे हैं और हिंदुओं को मार के अपन शासन करेंगे? वो गलत है, ये चीज़ याद रखना। अगला है धर्म अनुपस्थित है किंतु नैतिकता है। अब याद रखना, आप धार्मिक हो तभी नैतिक बनोगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप धर्म का पालन नहीं भी करते हो तब भी नैतिक हो। जैसे कार्ल मार्क्स, भगत सिंह, ये लोगों के एग्जाम्पल है, याद रखना। कार्ल मार्क्स क्या बोला कि भाई ये जो शोषक वर्ग है आप इसका विरोध कीजिए, नहीं तो आपके शोषण करते रहेंगे। भगत सिंह जातिवाद इन सब चीज़ों के खिलाफ थे, तो ये धार्मिक नहीं थे, ये अपने आप को अनैतिक वो बताते थे, क्या बोलते हैं उसको, या धार्मिक बोल दो या अरे बोलते ना एथिस्ट होता है एक, हाँ ऐसा ही, नास्तिक। नास्तिक 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 बताते थे अपने आप को, जो धर्म को नहीं मानते। धर्म और नैतिकता दोनों अनुपस्थित, जहाँ पे धर्म भी नहीं है और नैतिकता भी नहीं, जैसे बलात्कारी व्यक्ति, ना तो वहाँ पे धर्म है ना नैतिकता, वो अनैतिक भी है और अधर्म का कार्य भी कर रहा है, उसमें धर्म के अनुसार भी गलत माना जाता है वो चीज़ को। अब याद रखना कि अगर नीति शास्त्र का पालन होगा तो अपन ने कल पढ़ लिया था, बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे। अगर ये नहीं होगा तो मैं कल भी बोला था, देखो इस समाज में अनैतिकता का प्रचार हो रहा है, इसीलिए सारी समस्याएं हैं। अगर समाज नैतिक होगा ना तो याद रख लेना समाज में कभी दिक्कतें होगी ही नहीं। एक और मैं बात बताता हूँ, ध्यान से समझना, गांधी भी इस चीज़ के समर्थक थे, मैं भी मानता हूँ ये बात, मेरा पर्सनली बिलीव है। जैसे ध्यान समझना, अगर लोग अपनी नैतिकता का पालन करें ना, नहीं तो कोई पुलिस की ज़रूरत है, नहीं कोर्ट कचहरी की ज़रूरत होगी, नहीं कहीं जेल की ज़रूरत होगी, अगर नैतिकता का पालन करते हैं, याद रखना। गांधी का भी, गांधी इसीलिए ना स्टेट के खिलाफ थे। गांधी को हमेशा ही मानना था कि पुलिस क्यों भाई, पुलिस का होना ही ये दिखाता है कि भाई ये समाज अनैतिक है। मुझे बताओ, पुलिस को अच्छे कार्य के लिए बनी है क्या? पुलिस बनी किस चीज़ के लिए? अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है समाज अनैतिक है। और जब अनैतिक है तो स्वाभाविक है, इसीलिए पुलिस की जरूरत है ना, तो पहले समाज को नैतिक बनाओ ना तुम। पुलिस के रखने से तो स्वाभाविक सी बात है कि आप स्वीकार कर लिए हो ये चीज़ कि भाई समाज अनैतिक है, तो आप नैतिकता, यही याद रखना है ना। गांधी जी का मैं फिर बार बता रहा हूँ, गांधी ऐसे बड़ा बाबा नहीं बना, वो बहुत बड़ा बाबा है, ये याद रखना। आप गांधी फिलोसफी समझोगे ना तो आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत बड़ा चमत्कारी बाबा था गांधी जी, ऐसे नहीं बोला जाता भाई उसको। आप सोचो गांधी जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पे। अब क्या होता है, ध्यान से समझना, अभी स्टेट ने क्या स्वीकार कर लिया, पुलिस को, तो वह स्वाभाविक बात है, जब पुलिस को स्वीकार कर लिया तो उसने मान लिया कि समाज अनैतिक है। और जब उसने ये चीज़ स्वीकार कर ली, ठीक है, जब उसने ये चीज़ स्वीकार कर ली कि भाई समाज अनैतिक है, तो नैतिकता प्रचार क्यों करेगा फिर समाज में? यही हो, आप देख लो, मुझे बता दो कौन सी सरकारें हैं, कौन ब्यूरोक्रेट है, कौन है जो भाई नैतिकता का प्रचार कर रहे हैं? आज कौन है परिवार में, कौन तुम्हें तुम्हारा सदस्य बता दो कोई भी। आज परिवार के सदस्य को क्या चाहिए, तुम कहीं से पैसे कमा के लाओ, बस पैसे आने चाहिए घर में। सरकार को भी कोई कैसे भी वोट मिले, चाहे वोट चोरी से मिले, कैसे भी मिले, धरा धमका के मिले, धर्म के नाम पे मिले, जातिवाद के नाम पे मिले, बस वोट चाहिए हमें, कैसे भी चाहिए। इसीलिए तो क्या हो रहा है कि हम अपराधी को भी जिता रहे हैं चुनाव में, हम धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं, हम जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं। वोट मतलब कचहरी भी बिक जा रहे हैं लोग, तो समझ बात है, अनैतिक हो गया ना, अनैतिकता का कोई प्रसार कर ही नहीं रहा है। अब देखो, जब स्वाभाविक सी बात है समाज में नैतिकता नहीं होगी तब सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या होगा, क्या क्या नकारात्मक कार्य होंगे। मैं फिर बार बता रही हूँ क्यों हो रहा है, नैतिकता की अनुपस्थिति के कारण। अगर नैतिकता होगी, नैतिकता युक्त समाज होगा तो ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। पर वही है, सबसे लिंग भेद होगा, महिलाओं के साथ भेदभाव होगा, जैसे जन्म हो जाएगा उसी के आधार पर भेदभाव होना शुरू हो जाता है महिलाओं के साथ। आखिर बता रहा हूँ, ये समाज आप बहुत गहरा समाज है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। और इस समाज में महिलाएं जब खुद के लिए जब तक कार्य नहीं करेगी ना, तब तक ये समाज महिलाओं का भी साथ नहीं देने वाला। जैसे महिलाएं हो गई या जातिवाद से जो ग्रसित जो समाज है, उनका सहयोग जब तक खुद अपना सहयोग नहीं करेंगे ना, कोई उनका सहयोग नहीं करने वाला। अब बचपन होते मैं हकीकत बता रहा हूँ, जैसे आज भी आपको देखने मिलता है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कोई लड़की हुई, उसका बाप होगा या माँ होगी ना, माँ भी साइड में कर देती है होते ही, जब उसको मान के चलो लड़का चाहिए होता है,
और लड़का नहीं हुआ, लड़कियों को तो साइड में कर देते हैं उसको। और बहुत बार है ना, और ये हकीकत है, भारत में महिलाएं जीवित रहती है ना, भगवान की कृपा मान के चलो। नहीं, बहुत घर परिवारों में तो लड़कियों को छोड़ दिया जाता है कि मरे जिए कुछ भी नहीं, उसको ना तो दवाई दिलाई जाएगी। अरे हकीकत बता रहा हूँ मैं, लड़का बीमार हो जाएगा तो उसको बड़े से बड़े अस्पताल में लेके जाया जाएगा, पर लड़की बीमार है तो काढ़ा वाड़ा पिला दो, जी ठीक है, मरेगी तो। मैं खुद सुना हूँ भाई, इस समाज में, खुद जिस समाज में मैं हूँ, ये हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, जिएगी, मर जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, दहेज का पैसा तो बचेगा अपना। ये वो समाज है जहाँ जन्म होते ही महिला को, अरे जन्म भी कहाँ, आजकल तो पेट में मार दिया जाता है उसका गर्भ में वो जांच करा के लिंग परीक्षण करके मार दो भाई लड़कियां, चलो खत्म। ये है लिंग भेद का खतरनाक स्वरूप। फिर उसके बाद में चलो, एक तो वही हो गया स्वरूप, पेट में मार दिए। दूसरा स्वरूप, जैसे जन्म लिया उसके साथ भेदभाव होना शुरू हो जाता है। महिलाओं, जैसे लड़का है घर में तो उसको सारा पैसा दिया जाएगा, उसको खिलाया पिलाया जा रहा है, लड़की को सूखी रोटी खा ले, कुछ बच गया तो खा ले। मैं बता रहा हूँ बहुत बड़े लेवल पे, आप विश्वास नहीं करोगे। जैसे लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिया जाता है, लड़कों को प्राइवेट स्कूल में भेजा जा रहा है, या आप अपने आसपास अपने परिवार में भी देखते होंगे ये चीज़ें। फिर उसके बाद में लड़कियों के लिए सबाई सी बात है, कोई कपड़ा वपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। फिर लड़कियों की पढ़ाई भी इस तरीके से करवाई जाती है ताकि उनकी शादी हो जाए बस, इसलिए इंडिया में बीएड जो करवाई जाती है ना, वो महिलाओं को पर्पज़ इसीलिए पर्पज़ है, बस शादी हो जाए बस। मुझे बताओ, महिलाओं को इंजीनियरिंग करने कौन भेज रहा है? क्योंकि इंजीनियरिंग में पैसा लगता है। तो इंजीनियरिंग में क्यों नहीं लड़कियां जाती है? कारण ये है कि पैसा खर्च करना पड़ता है उसमें। नीट में क्यों नहीं लड़कियां है, कम क्यों है लड़कियां? आईएएस में क्यों है कम लड़कियां? कारण है पैसा लगता है वहाँ पे। तो ये लिंग भेद बहुत खतरनाक स्वरूप है। यही नहीं, अरे आप आगे बढ़े जाओ, राजनीति में महिलाएं क्यों नहीं है? कारण है कि वहाँ पे बहुत गलत होता है महिलाओं के साथ। अब फिल्म में इंडस्ट्री में चले जाओ, कितनी सारी चीज़ें गलत होती है। कोई सा भी क्षेत्र नहीं बचा, आर्मी में चले जाओ आप, आर्मी महिलाएं क्यों नहीं है? क्यों उनको कैपेबल नहीं समझा जाता? क्योंकि लिंग भेद है ना। अगला जाति भेद, वही जन्म से लेके आदमी को भाई मरने तक जाति भेद। मैं क्या बता रहा हूँ, जन्म लेने से लेकर और मरण तक, मरण में यहाँ तक जहाँ जलाया जाता है शमशान, वहाँ पे भी भेदभाव होता है। जाति भेद इतना खतरनाक चीज़ है। शादी में कितना भेदभाव, घोड़े पे नहीं चढ़ा जाए। सोचो आईपीएस जो बना था उसको नहीं चढ़ाया गया, तो और तो सामान्य परिवार तो छोड़, भूल जाओ आप, आईपीएस बनने के बाद में घोड़े पे नहीं चढ़ पाया था। क्या नाम था उसका, 121 या 22 रैंक की, जो इसे अरे रवि सिया के टाइम में जो टॉप किया था हिंदी मीडियम में। सोचो वो खुद आईपीएस था तब अपना घोड़ी नहीं चढ़ पाया था। ठीक। दूसरी बात, मंदिर में आप दर्शन करने जाओगे तब भेदभाव होता है। अरे आज भी होता है, क्या बात कर रहे हो आप? आज भी सोचो, मैं कभी सोचा नहीं था, जो मैं बता रहा था कि मुझे नहीं लगता था पहले, मुझे लगता था शायद अब गांव में वो चीज़ ख़त्म हो गई, पर ऐसा नहीं है। मैं अभी जब दीपावली पे गया तो वहाँ पे आज भी होता है ना, जो हरिजन लोग होते हैं वो जैसे झाड़ू निकालने आते हैं तो उनको रोटी दी जाती है, वो आज भी चालू है। और आज भी उनको है दृष्टि से दूर से फेंक के रोटी देना, ठंडी रोटी हो तो दे दो, 2-3 दिन की रोटी। तो मतलब समझ रहे हो कास्टिज्म कितने खतरनाक लेवल पे है। यौन उत्पीड़न, अब यौन उत्पीड़न भाई सब ऐसी बात है, घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी बच्चियाँ, उनके परिवार के सदस्य ही लोगों, सोचो उनको। फिर स्कूल में जाती है तो जो टीचर है, उनके फ्रेंड सर्किल है, वहाँ पे जब जॉब पे जा रही है वहाँ पे दिक्कत है महिलाओं को। मतलब कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। अब हाँ, एक और याद रखना यहाँ पे बात समझने वाली, आप लोग है ना, मतलब बहुत बार अपन गलत चीज़ों को ले लेते हैं। यौन उत्पीड़न का मतलब होता है जब सामने वाले की सहमति नहीं है, तो इसमें पुरुष भी हो सकता है। पहली बात तो ये चीज़ याद रख लेना। बहुत बार ऐसा होता है कि पुरुष के साथ पुरुष भी जैसे गलत संबंध बनाते हैं, या महिला भी पुरुष के साथ, अगर मान के चलो पुरुष की सहमति नहीं है तो वो भी यौन उत्पीड़न है। ये मत समझना लड़कियों के लिए होता है। दूसरी बात, जब लड़का लड़की सहमत है तब वो करे, वो यौन उत्पीड़न नहीं होता है। इन चीज़ों में माइन्यूट लेवल पर डिफरेंस है, एक चीज़, सब चीज़ों एक मत समझ लेना। अगला है नस्ल भेद। नस्ल भेद का मैंने वो बताया, रिंकी चिंकी एग्जाम्पल। जो बेचारे नॉर्थ ईस्ट के होते हैं उनको रिंकी चिंकी, अरे नेपाली है, ये तो चाइनीज़ है। जो नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है, अरे ये तो बिहारी है, अरे ये तो साउथ का है, ये तो ये वो क्या बोलते हैं, लुंगी लुंगी। तो ये नस्ल भेद होती है। बाल विवाह हो जाता है।
अब ये मैं फिर बार बता रही हूँ क्यों हो रहे हैं, जब समाज में नैतिकता नहीं होगी, शोषण और अत्याचार हो रहा है, ये सब लिंग भेद, जाति भेद, यौन उत्पीड़न, ये सब क्या है, शोषण के स्वरूप ही तो है। दहेज प्रथा, अब ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। किसी भी एक चीज़ याद रख लेना, नैतिक समाज में दहेज प्रथा जैसे सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। भोगवाद को बढ़ावा मिल रहा है, भोगवाद को कैसे बढ़ावा मिल रहा है, आप समझिए कंज्यूमिज्म की दुनिया है, इसमें महिलाओं को सोचो परोसा जा रहा है। कैसे? टेलीविज़न में देखो, वेब सीरीज़ों में देखो, फिल्मों में देखो, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देखो। जो ब्यूटी पार्लर होता है, ये क्या होते हैं, मसाज सेंटर होते हैं, ये क्या है, भोगवाद को तो बढ़ावा दे रहे हैं ना, कि महिला इसी चीज़ के लिए बनी है। छुआछूत है, आज भी लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, दूर बैठाया जाता है। एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है, जो अम्बेडकर के साथ हुआ, भ्रूण हत्या, महिलाओं को गर्भ में मार दिया जाता है। सांप्रदायिकता है, हिंदू मुस्लिम ले लो, मुस्लिम सिख ले लो, ईसाई हिंदू ले लो। सांप्रदायिकता याद रखना, हिंदू मुस्लिम नहीं होती है भाई। मोम लिंचिंग, वही गाय के नाम पे, चोरी के नाम पे मोम लिंचिंग कर दिया जा रहा है। मादक पदार्थों का प्रचलन और तस्करी है, अंगों की तस्करी होती है। अंगों की तस्करी तो छोड़ो, लोगों की तस्करी हो जाती है भाई। जैसे ना क्या होता है, जो सेक्स रैकेट माफिया होते हैं ना वो लोग, अब है ना, एक चीज़ याद रखना कि देखो मेरा माने फिल्मों में ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारी चीज़ें गलत ही दिखाते हैं, ऐसा नहीं, रियलिटी है भाई समाज की। जैसे बहुत बार महिलाओं का जो अपहरण होता है, बहुत सारी लड़कियाँ सेक्स रैकेट में डाली दी जाती है उनमें से। या बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप से उनको शादी के नाम पे खरीद के लिए, जैसे बिहार छत्तीसगढ़, यहाँ से 10-10 हज़ार रुपये में लड़कियों को खरीद के लाते हैं हरियाणा के लोग, ये हकीकत है। नेपाल से, क्योंकि गरीब है बेचारे, क्या करोगे, वहाँ से 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार, 1 लाख रुपये में लड़कियाँ खरीद के फिर उनका क्या करेंगे, प्रोस्टिट्यूट में उनको धकेल दिया जाता है, ये हकीकत है। अब देखो यही चीज़ होती है, अगर समाज अनैतिक होगा तो ये कार्य होंगे, और नैतिक है तो देखो लिंग समानता को बढ़ावा मिलेगा, अस्पृश्यता का निवारण होगा, सामाजिक सद्भाव और न्याय होगा, बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिलेगा, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों को उन्मूलन होगा, शांति एवं सुव्यवस्था आएगी, समरसता एवं समन्वय होगा, सहिष्णुता की भावना आएगी, मानवीय मूल्य के समाज में स्थापना होगी, स्वच्छ भारत अभियान होगा, उसकी सफलता होगी, और संसाधनों की व्यर्थ की बर्बादी पर रोक होगी, मतलब भ्रष्टाचारी चीज़ें ऑटोमेटिक कम होगी। तो मैं फिर बार बताऊँ, इसीलिए नैतिक होना जरूरी है, ये चीज़ याद रखना। आप लिखना, जब क्वेश्चन आए ना, ऐसा आया भी है, क्यों व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए, इसलिए नैतिक होना चाहिए भाई। व्यक्ति नैतिक नहीं होगा तो ये काम करेगा, अगर नैतिक होगा तो ये काम करेगा। अब सवाल की बात है, ये चीज़ सोचिए आप, जब व्यक्ति नैतिक नहीं है तो सोचो कितना समाज में दिक्कत होगी। जब नैतिक होगा तो देखो कितना समाज को प्रोत्साहन मिलेगा, समाज की भी वृद्धि होगी, देश भी आगे बढ़ेगा, देश की भी प्रगति होगी। अगला है आर्थिक क्षेत्र में। अब सवाल सी बात है कि अगर वो नैतिक नहीं होंगे तो क्या होगा, भ्रष्टाचार करेंगे, संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे, घोटाला करेंगे, कोल घोटाला, 2G घोटाला, कर वंचना, टैक्स से चोरी करेंगे, टैक्स बचाएंगे, तो उससे क्या होगा, सवाल की बात है, जब भ्रष्टाचार हो रहा, घोटाला हो रहा, कर वंचना हो रही है, तो ये गरीबों को कुछ होगा, गरीबी बढ़ती चली जाएगी। अब सवाल सी बात है कि पैसे वाले लोग पैसे वाले बनते चले जाएंगे, ठीक है, और जो पैसे वाले लोग पैसे वाले बनते जाएंगे तो मशीनों को प्रयोग करने लगेंगे, मशीनों को प्रयोग करने लगे तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात, जो पैसे वालों के बैठे होंगे वो उन्हीं का गवर्नमेंट जॉब लगेगा, और ये हो ही रहा ना, IAS में देख लो आप, IAS में कौन बन रहा है, IAS के बेटे IAS है, बिजनेसमैन के जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं के तो IAS अधिकारी बन रहे हैं ना। मैं आखिर बता रहा हूँ, IAS में 10% का 1% सीट में बेचारे जो गरीब लोग हैं जो वो बन पाते हैं। या आजकल देखो ना, जैसे राजस्थान में या हर जगह देख लो, SSC में, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो पैसा फेंक रहा है उनकी नौकरी लग रही है, ठीक है। असमानता बढ़ती चली जा रही है, कुपोषण होता है, कालाबाजारी हो रही है। कालाबाजारी देखो बहुत सारी चीज़ों में, टमाटर का दाम कहाँ तक चले गए थे, दाल वाल में होता है, जमाखोरी हो रही है, मुनाफाखोरी हो रही है, सब बस मुनाफा कमाना चाहते हैं, बस सब जगह। जैसे टमाटर 5 रुपये किलो किसानों से लेंगे, पर यहाँ 50 रुपये किलो बेच रहे हैं, घूसखोरी होगी। जैसे आप जाओ कहीं पे भी अस्पताल में, अरे यार पैसे दे दे मैं जल्दी काम करवा दे, घूसखोरी तो इतनी खतरनाक चीज़ होगी, आपको कोई भी काम करवाना इसके बिना काम होता ही नहीं है। काले धन को बढ़ावा मिल रहा है, लोक निधि का दुरुपयोग हो रहा है, और हवाला रैकेट हो रहा है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म और NPA को बढ़ावा मिल रहा है, जो बैंक का घोटाला हो रहा है, इनको बढ़ावा मिलेगा। सब इस बात है, जब एथिकल नहीं होंगे। सकारात्मक कार्य क्या होगा, समावेशी विकास होगा, अगर आप नैतिक रहोगे, सबके फायदे के बारे में सोचोगे, सबका विकास के बारे में सोचोगे, आप सतत विकास होगा, आप पर्यावरण के बारे में भी सोचोगे,
मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, भाई लोगों को एटलीस्ट खाना मिले, भोजन मिले, उनको रहने का आवास मिले, ये सारी चीज़ें सोचोगे ना आप। सरकारी योजना को समुचित क्रियान्वयन होगा, अगर आप अच्छे आईएएस अधिकारी नैतिक रहे तो आप इम्प्लीमेंटेशन अच्छा करोगे। आर्थिक स्वावलंबन, सबको आप बनाओगे, एम्पावर्ड बने, लोग किसी पे दूसरे पर निर्भर ना रहे। इसके लिए स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया स्कीम, उनको अच्छे से प्रोत्साहित करोगे आप, लोगों को अच्छे से ऋण प्रोवाइड करोगे, आर्थिक न्याय होगा सबको। लोगों, ऐसा नहीं है कि भाई पैसे वाला लोग ही पैसे वाले, नहीं, गरीब भी आगे बढ़ सकता है, गरीबी उन्मूलन होगा उससे, लोक नीति का सदुपयोग होगा। जो भी सरकार ने बजट में जो पैसे प्रस्तावित किए हैं वो उसी योजनाओं पे जाके लगेंगे, उसी लक्षित व्यक्ति तक जाके पहुंचेंगे। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, स्वाभाविक सी बात है, जब समावेशी विकास होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है तो राष्ट्र की आय में तो वृद्धि होगी ना, आर्थिक समानता आएगी और टैक्स चोरी में कमी होगी। अब ये कब होगा? जब नैतिक बनोगे तब। राजनीति क्षेत्र में अनैतिकता कैसे है भाई? देखो, राजनीतिक आपराधिक गठजोड़ है आजकल, देखो ना, क्रिमिनल ही, जैसे राजा भैया जैसे लोग अरे ये कौन था, अतीक अहमद, ये सब क्या है? ये भी गुंडे तो है, ये अमित शाह खुद गुंडा था भाई, इसे कभी इतिहास पढ़ना कभी जाके। अब ऐसे लोग सोचो कि आज सर्वोच्च गृह मंत्री बन के बैठे हैं इस देश का क्या होगा? आप खुद ही सोचिए, अपराधी देश को चला रहे हैं भाई तो उस देश का क्या ही हो सकता है? आप खुद सोचिए ना, कुछ ही नहीं हो सकता भाई। भ्रष्टाचार है, तभी तो भ्रष्टाचार हो रहा है। जनहित के कार्य से तटस्थ है, जनता के कार्य में रुचि है ही नहीं ना, इनको तो अडानी अंबानी का पैसा कमा के देना है ना, लोगों से इनको क्या मतलब है? भाई भतीजावाद है, देखो मोटू भाई का बेटा वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया, क्रिकेट का, जिसने बल्ला नहीं पकड़ा कभी। ये होता भाई भतीजा, इनको कांग्रेस में दिखता, खुद में नहीं दिखता है सांप्रदायिकता है, ये देखो हिंदुओं के नाम पे वोट मांग लो, ये करेंगे। अभी देखना बिहार में चुनाव जब प्रचार, कभी ना ऑब्जर्व किया करो इन चीज़ों को, तब पता लगेगा इनका असली मुखौटा क्या है। भाषावाद है, अब देखो हिंदू का जबरदस्त, हिंदी भाषा जबरदस्ती साउथ पे थोपने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्रवाद है, गुजरात को बढ़ावा देना। अलगाववाद की भावना है, जैसे इधर आप देखो नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, ठीक है, इधर तो पंजाब में खालिस्तान की डिमांड है। नक्सलवाद है, ये चीज़ें सब यार है ना, पॉलिटिकल कारण है ये। प्रांतवाद है, जैसे भाई बुंदेलखंड रेंजर बनाना है। आतंकवाद, तानाशाही, ये सब क्या है? ये सब जब अनैतिकता होती है तभी होता है। पर वही अगर नैतिकता युक्त अगर राजनीति होगी तो क्या होगा? लोकतंत्र की स्थापना होगी, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकारित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि नाम मात्र डीपीएस में लिखा है, उसको साकार भी किया जाएगा। जन लोकपाल होगा, ठीक है, जनहितैषी कार्य में संलग्नता होगी, लोकतांत्रिक मूल्यों का साकारीकरण होगा, बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम हिंदू राष्ट्रीय बनाएंगे, अरे सबको, बहुसंस्कृति मतलब मल्टीकल्चरिज्म, हम सब कल्चर को प्रमोट करेंगे। पंथ निरपेक्षता, सब अपने अपने धर्म के अनुसार अपना अपना धर्म मानो, कोई दिक्कत नहीं, हिंदू राष्ट्रीय नहीं बनाएंगे सबको मतलब मेरे समझ में ना, मुझे ना इतना बड़ा गुस्सा आता है जो ये बात कहते हैं हिंदू राष्ट्रों को पकड़ के 2 थप्पड़ मारो भाई। पहली बात तो ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, मुझे बता दो ये पॉसिबल है क्या? आप सब मुसलमानों को हिंदू बना दोगे, पॉसिबल है क्या? और जो चीज़ पॉसिबल है नहीं तो वो आप चीज़ क्यों थोपने का प्रयास कर रहे हो? और जो चीज़ सामने वालों को एक्सेप्ट नहीं है तो आप कैसे करवा सकते हो? जैसे मान के चलो बागेश्वर धाम है, ध्यान से समझना, इस लॉजिक को समझो कभी भी। वो है ना अपने आप को सनातन बताता है, ये है फलाना ठिकाना ना, वो जैसे हनुमान जी के भक्त है, और मैं उसे ज़बरदस्ती बोलूँ कि कल तुम जाके नमाज पढ़ो, ठीक है, और मैं उसको ज़बरदस्ती बोलूँ तो कल से मांस मछली खाना शुरू कर, कभी पॉसिबल है क्या? मुझे बताओ, पॉसिबल है क्या ये चीज़? जब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? किसी को धार्मिक कल्चर, भाई अपनी संस्कृति होती है, सब कुछ होता है। ये बीजेपी वाले हर जगह मांस की दुकान को बंद करा रहे हैं। अरे आप कैसे कर सकते हो ये चीज़? भाई सबका अपना अपना जीवन अपने अनुसार जीने दो ना भाई सभी को, वही है ना बनने ही करा रहे हैं सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट ना। अरे इनके जो चुनाव का फंडिंग सबसे ज्यादा वही की है नहीं सर, एक्सपोर्ट भी होता है दुबई वगैरह, सऊदी वगैरह में, यहीं से बीफ होता है सर, यूपी से एक्सपोर्ट होता है। अरे वही तो बता रहा हूँ ना, जो सबसे ज्यादा इनके चुनाव, बीजेपी चुनाव फंडिंग की है, और सबसे ज्यादा वो मीस जो बीफ चोरी करते हैं, बाकी बाहर कोटा दिखाते हैं ताकि वोट मिल जाए। अरे बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये चीजें थोपने की नहीं है ना, ये चीजें भाई स्वीकार करने की होती है। ये थोपा नहीं जा सकता, हिंदू राष्ट्र हम थोप देंगे किसी पे?
हिंदू राष्ट्र का मतलब ये थोड़ी है कि मोमेडियन को भी हिंदू बना दो, तो सबको और हिंदू क्या, बना दो। और क्या हिंदू हिंदू राष्ट्र राष्ट्र का का मतलब मतलब क्या क्या होता है? है? ये नहीं, ये आप परिभाषा गलत समझ रहे हो। ये हिंदू राष्ट्र का मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसका समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ मैं, पर नहीं नहीं, तो उसका चलो मतलब आप ये बताओ नहीं है कि चलो नहीं, क्या सब है लोगों बताओ। को। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है कि जैसे क्या बोलते हैं कि जैसे हिंदू को जागरूक करना, संस्कृति एकता को दर्शाना, और न क्या बोलते हैं, न कि किसी धर्म आधारित राष्ट्र को बनाना। गलत। ये उसकी वो डेफिनेशन, ये उसका ना नहीं ना है ना ना कि ना, तुम पूरा आप मुस्लिम आपसे को। नहीं नहीं नहीं, आप, हाँ मैं बता रहा हूँ आपका, उसका जो आप जो पहलू बता रहे हो वो भी है, पर उसका जो मेन मकसद है ना उसका यही है, आप कभी देखना जाके। अब ये मेन मकसद, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है मैं मानता हूँ वैसे कुछ 10 लोग, पूरी 10 जैसे क्या बोलते हैं 100 लोगों की कोई कम्युनिटी है, 10 100 लोग है, जैसे अपने यहाँ 5 लोग भी हैं, आपकी विचारधारा अलग है, मेरी होगी, और ये सना जो भी है उनकी, निखिल की सबकी अलग होगी, पर जो एक्चुअल मीनिंग है उसका मीनिंग वही है। हाँ, लोग आप निखिल चाहे कि उसको किसी अलग रूट में ले जावे, और आप चाहो किसी अलग रूट में ले जाओ, मैं चाहूँ किसी अलग रूट में ले जाओ, वो चीज अलग हो गई। नहीं मैं पर तुम्हें उसका बताता हूँ एक्चुअल ना, मीनिंग सुनो तो सुनो वही है सुनो। कि अरे ये देखो, मैं फिर बताता हूँ, ये आरएसएस जैसा होता है ना, ध्यान से समझना। आरएसएस कभी भी अपना मुखौटा तो कभी ऐसा नहीं करेगा ना, अब वो मुखौटे पे तो चांद वो मतलब होता है ना, मेकअप तो करेगा ही। जो आप बता रहे हो मेकअप चीज़ है, पर असली स्वरूप उसका यही है। क्या बात कर रहे हो? आरएसएस का जब फॉर्मेशन हुआ था ना, जब पाकिस्तान बना, तो उनकी ये मांग थी कि भाई धर्म के नाम पे पाकिस्तान बन गया, तो भाई यही धर्म के नाम पे अब जो हिंदू है वो हिंदुस्तान बनना चाहिए। और वो जो वही हिंदू हिंदू राष्ट्र की मांग थी ना, तभी से थी। और उसका सबसे मेन कारण है कि भाई जैसे पाकिस्तान ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र ले लिया है, वैसे हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और वहाँ पे हिंदू ही होने चाहिए। इसके मेन जो मकसद है वो है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो विचारधारा इतनी खतरनाक चीज़ होती है, आप कभी उसको पकड़ भी नहीं पाओगे। आप जो बता रहे हो सही है, वो ये चाह रहा है जनता को दिखाने के लिए, देखो हम तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम तो हिंदुओं को जगा रहे हैं, पर उसका जो मेन प्रोपोगेंडा है और जिसके पीछे मेन उद्देश्य है और जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, वो भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद इसकी उत्पत्ति हुई है हिंदू राष्ट्र की, कि उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, तो हम भाई हिंदुस्तान क्यों नहीं लेंगे? हम भी चाहेंगे कि यहाँ से, वो क्यों बोलते हैं योगी, ये भाई कभी सुनना नहीं क्या तुमने? योगी बोलते हैं मुसलमान छोड़ के भाग जाओ यहाँ से। अरे समझो, मैं बोला आप जो बोले हो सही है, कि मुखौटा तो उन्होंने यही धारण किया है कि हम तो भाई हिंदुओं को जगाना चाहते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद करना चाहते हैं, पर मैं फिर बार बता रहा हूँ, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद थोपने लायक नहीं होता किसी पे। कभी पढ़ना ये कल्चरली क्यों होता है दिक्कत, वो क्यों चाहते हैं कि भाई हाँ ये, जैसे हम, हाँ जैसे बीफ की दुकान नहीं होनी चाहिए, ये क्या है? ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद थोपने की चीज़ है। जो हिंदू, मतलब उसका मतलब ये है, हिंदू राष्ट्र जो हिंदू चाहेंगे ना वही होगा यहाँ पे, आप जो बोलोगे वो नहीं, क्योंकि आपके लिए तो पाकिस्तान बना था, आप पाकिस्तान तो गए नहीं, कारण ये है। तो वो ये बोलते हैं कि भाई सांस्कृत जो यहाँ की जो संस्कृति, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वही बात होगी ना, कि तो आप धर्म परिवर्तन कर लो, या फिर आप हमारे अकॉर्डिंग जियो। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, यही तो चीज़ समझने वाली बात है। इसीलिए तो बहुत बार बहुत बुद्धिजीवी लोग भी इन आरएसएस इन लोगों उनको कभी लगता ही नहीं कि हमने कभी जीवन भर ये चीज़ कर लिया, और अब हमें पता ही नहीं था कि हम सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे थे। अरे देखो, मेरा ये मानना ना, अगर कोई चीज़ सही होगी ना तो उसके परिणाम सही आएंगे, ठीक है, पर अगर कोई गलत चीज़ हो रही है ना, चाहे वो मुखौटा कुछ भी पहना हो, तो याद रखना जब उसके परिणाम नकारात्मक आ रहे हैं तो आप भूल जाओ वो चीज़ वो सही है। सर जैसे भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि कितना भी सही से सही कानून बना हो, लेकिन अगर उसका यूज करने वाले गलत लोग हैं तो वो गलत ही रहेगा, और कितना ही गलत कानून बना हो, अगर उसको यूज करने वाले सही लोग हैं तो वो सही हो जाएगा। वही है, एथिकल जरूरी हो रहा है, एथिक जरूरी हो रहा चाहिए इंसान को। ठीक है चलो आगे बढ़ो। पर मेरा मैं फिर बता रहा हूँ वो चीज़ों को थोड़ा भाई देखो, मैं, तुम लोग तो बाहर से इन चीज़ों को देखो, मैं आरएसएस में भी गया हुआ हूँ। मुझे इन लोगों का सब कुछ पता है। मैं मतलब इस्कॉन में भी रहा हूँ, तो मुझे पता है ये लोग किस तरीके से काम करते हैं। भाई ये बाहरी रूप तो ऐसा दिखाएंगे कि यार हम तो, मतलब हम तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, आप लोग क्यों नहीं समझते हो? चाहे बात ऐसे नहीं है, ईसाई जो लोग हैं ना, वो जो किसी मिशनरी होते हैं वो भी बहुत खतरनाक होते हैं, जो धर्म कन्वर्ट करवाते हैं, वो दिखाएंगे लालच में लोगों की मदद कर रहे हैं, पर उनका मेन जो मोटो होता है ना, मेन मोटो धर्म परिवर्तन करना होता है। तो वैसे हिंदू राष्ट्र के पीछे उनका जो मेन प्रोपोगेंडा है वो यही है कि भाई मुस्लिम लोग कहते हो हिंदुओं को अपनाओ,
या आप जो है आपकी जो कल्चरल जो मान्यताएं है वो उनको छोड़ के, जैसे आप हिंदू भाई हम बीफ मांस नहीं खाते, आप भी मांस खाना छोड़ दो। समझ में आया? आप हम मंदिर में जाते हैं, ठीक है, आपकी जो नमाज है वहाँ पे तो हमारे पहले मंदिर थे। अभी देखना वो परेश रावल की मूवी आने वाली है ताजमहल पे कि यहाँ पे मंदिर है। ये समझो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी है ना अभी सरकार में, तो ऐसी मूवियाँ बनेगी। ये चीज़ समझो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद थोपने का प्रयास किया जाता है जब एक आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया जाता है तब। चलो ठीक है, आगे देखो। लोकतंत्र की सफलता होगी, स्वस्थ जनमत का निर्माण होगा, संविधान के प्रस्ताव में वर्णित मूल्यों का साकारीकरण होगा। तो वो चीज़ याद रखना कि जब नैतिक होगा तभी ये सारी चीज़ें होगी। प्रशासनिक क्षेत्र में अगर आप नैतिक नहीं तो क्या करोगे? लाल फीताशाही। रेट एपिज्म का मतलब ये होता है, ध्यान से समझना, जैसे रेट एपिज्म याद करो, जैसे कभी कभी है ना रोड पे जैसे लाल पट्टी लगी, इसका मतलब क्या है? यहाँ से आगे आप नहीं जाओगे। तो अधिकारी क्या करते हैं? अपनी प्रशासनिक जो शक्ति होती है उसके द्वारा, भाई देखो ये काम जैसे होता है ना, पुलिस वाले चले जाते हैं, भाई आप पैसा दो नहीं तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। तो ऐसे इनकम टैक्स के अधिकारी करते हैं। तो ये लाल फीताशाही वो है। भ्रष्टाचार करते हैं, औपनिवेशिक मानसिकता है, हुक्म चलाना। तो कल भी मैंने बताया था कि भाई आईएएस अधिकारी सेवक है पर अपने आप को मालिक बन बैठे हैं। नेता और नौकरशाहों के बीच गठजोड़ है। वही होता है कि आईएएस अधिकारी, देखो ध्यान से समझना, बहुत ये तगड़ा चक्कर है। जैसे अभी बीजेपी को समर्थक आईएएस अधिकारी वो भ्रष्टाचार भी कर देगा ना, उसको बचा ले जाएंगे। वहीं अगर दूसरी पार्टी का समर्थक होगा तो उसको फंसा देंगे अगर वो गलत कार्य किया भी नहीं हो। दायित्व से पलायन होता है कि आपका जो दायित्व वो आप वही नहीं कर रहे हो। आपका आईपीएस का ड्यूटी है कि वहाँ पे क्राइम नहीं होना चाहिए। जैसे मूवियों में देखते हो ना कि भाई वो सरकार का इंतजार करते रहते हैं कि निर्णय का। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि लोग है ना, मतलब जैसे आईएएस अधिकारी हो या जो भी हो, जैसे ना जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, कभी आप देखना है, मतलब ये हकीकत है। ऐसा नहीं है प्रशासनिक क्षमता नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि दंगे पहली बात तो है ना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, प्रशासन के पास इतनी ताकत होती है वो कुछ भी एक व्यक्ति को भी नहीं मरने दिया जाए। पर ना राजनीतिक इतनी षड्यंत्र चलता है, जैसे मान के चलो कि हिंदुओं की भावनाओं को हताहत किया जाए, ताकि जैसे मुझे वोट लेना है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, मुझे वोट लेना है तो वोट कब मैं लूँगा? जैसे मान के चलो मैं बीजेपी का बंदा हूँ, मुझे अगर वोट लेना है तो मैं चाहूँगा कि ऐसा कुछ घटना घटे कि मुसलमानों हिंदुओं को ज़्यादा मार दिया। अगर सोचो कि हिंदुओं को मुसलमानों ने ज़्यादा, मतलब हिंदू लोग मुसलमानों को ज़्यादा मार दिए तो मैं कैसे वोट ले पाऊँगा? तो ऐसी जानबूझ के ऐसी घटनाएं करा दी जाती है जिससे एक संवेदना बने वहाँ पे कि देखो हिंदुओं का तो यहाँ पे संकट है, मुस्लिम अल्पसंख्यक भी होके भी यहाँ पे देखो हिंदुओं पे राज कर रहे हैं। ये बहुत बार होता है ये चीज़ें। तो यहाँ पे क्या होता है, आईपीएस को कुछ देर के लिए बोल दिया जाता है अभी तुम कुछ ही मत करो, पहले कुछ होने दो, एक दो लोगों को मरने दो, उसके बाद में इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया जाएगा। अभी आप लोगों के बाहर से देख रहे हो ना, आप जिस दिन प्रशासन में जाओगे ना, देखना वहाँ पे आपको चीज़ें दिखेगी। भाई बहुत खतरनाक राजनीति चलती है, आप लोगों को क्या लग रहा है? ये फिल्मों में नहीं चलता है ये हकीकत है। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब जो अच्छे आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं उनको लगता है कि यार अगर मैं अपने ड्यूटी को निभाता अच्छे तरीके से तो मैं इतने लोगों को नहीं मरने देता, पर उनको जकड़ लिया जाता है। ये होता है, हकीकत है। राजनीति बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, प्रशासन का राजनीतिकरण हो जाता है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तरफदारी वही है कि आप फेवर करोगे, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करोगे, यथास्थिति बहाल रखना, बॉस को खुश रखना, जनहित कार्य से विशेष अभिरुचि नहीं, समय को जनता का स्वामी मानना। सेवक ना होके स्वामी बन गए हैं। अगर आप सब नैतिक रहोगे तो जवाब देते रहेगा, अकाउंटेबल बनोगे, ट्रांसपेरेंट रहोगे, इंटीग्रिटी रहेगी, गैर पक्षपातपूर्ण तरीका रखोगे। आप ऐसे नहीं हिंदू मुस्लिम इसके साथ भेदभाव नहीं करोगे, सुशासन को बढ़ावा दोगे, सार्वजनिक कार्य में जन सहभागिता को बढ़ावा दोगे। आप नागरिक केंद्रीय शासन, आप सरकार के नुमाइंदे नहीं, आप जनता के नुमाइंदे हो। आप नागरिकों को सेंटर में रख के कार्य करोगे, ना कि राजनेताओं के कहने पे कार्य। नवाचार, उसके इनोवेशन को बढ़ावा दोगे आप। संवेदनशीलता, इन चीज़ों को आपके रहेगी। वस्तुनिष्ठता, नीति और योजना की प्रभावी क्रियान्वयन होगा। उत्तरदायित्व बहुत होगा। सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा, ये होती है मेन चीज़, ये बहुत ज़रूरी है। देखो आप सोचो ऑफिस में, जिस ऑफिस में काम करो वहाँ पे अगर कास्ट के आधार पर बटे रहोगे, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो क्या काम कर पाओगे आप? तो वहाँ पे ये चीज़ें काम नहीं करती है। गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, लोक नीति का सदुपयोग करोगे, नवाचार को बढ़ावा दोगे, गुणवत्तापूर्ण सेवा करोगे, जन समस्या का समाधान करोगे और सामाजिक बुराइयों पर आप नियंत्रण करोगे।
क्या लगता है तुम्हें जैसे राजस्थान में इतना सब कुछ है, सब इतने आईएएस अधिकारी है, सब कुछ है, मुझे बताओ फिर भी बाल विवाह क्यों हो जाते हैं? क्या आईएएस अधिकारी को दिखता नहीं है, आईपीएस अधिकारी को दिखता नहीं है? भाई राजनीतिक दबाव होता है, राजनीतिक, क्योंकि उस नेता को पता है वोट देने वाला तो यही समाज है ना। तो वहाँ पे जब आईएएस अधिकारी आप बन भी जाओगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका इसका डंडा रहेगा, डंडा, क्योंकि इसका डंडा इसलिए है कि उसको समाज को नाखुश नहीं करना है। भाई आप इस चीज़ समझो, रियलिटी कुछ और होती है। धार्मिक क्षेत्र क्यों कास्टिज्म, ये चीज़ें क्या दिखती नहीं है क्या? सबको दिखता है भाई, कास्टिज्म है, धर्म के साथ जो भेदभाव होता है, बाल विवाह, ये सारी चीज़ें क्या घटनाएं सबको दिखती नहीं है क्या? सब दिखता है। पर ये इतनी राजनीति इतनी खतरनाक चीज़ है ना, आईएएस अधिकारी इनके तलवे चाटते रहते हैं और इनको वोट बैंक से मतलब होता है। तो ये चीज़ ये याद रखना, राजनेताओं को मतलब नहीं, राजनेताओं मतलब है वोट से, चाहे वो शराब पिला के मिले या किसी का मर्डर करके मिले या बाल विवाह को बढ़ावा देकर मिले, कैसे भी मिले, उससे कोई मतलब नहीं है उनको मतलब है वोट से। वोट चाहे नैतिक तरीके से आ रहा हो, अनैतिक तरीके से। अब सबाई सी बात है, जब अनैतिक तरीके से कोई वोट प्राप्त करके कोई राजनेता बन रहा है तो सबाई सी बात है वो क्या करेगा? नैतिकता का ही तो प्रसार करेगा ना समाज में। यही तो बहुत बड़ा कारण है। आप देखो जैसे आरएस अधिकारी, आरएस क्या, पीसीएस में तो कहीं पे भी चले जाओ फिक्स सीटें बिकती है। अब जो लोग मुझे बताओ सीटें खरीद के आरएस अधिकारी बन रहे हैं तो वो कहाँ समाज में अच्छा कार्य करेंगे? ठीक है, राजनेता लोग जो वोट बैंक अनैतिक तरीके से तौर पे आ रहे हैं वो कैसे नैतिक कार्य करेंगे? अब जब ये अनैतिक लोग यहाँ पे बैठे हैं तो जो आईएएस अधिकारी कुछ ईमानदार भी होंगे, नैतिक भी होंगे, तो उनको काम कैसे करने देंगे? तो सभी बात यही होता है। और याद रखना, जहाँ पे पॉलिटिकल एथिकल रहते हैं, जहाँ राजनेता एथिकल रहते हैं, उस याद रखना उस समाज का, उस देश का बहुत अच्छा विकास होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जापान। भाई वहाँ की नैतिकता बहुत अपल, जितने भी विकसित राष्ट्र है वो ऐसे नहीं है, उसके पीछे कारण है। धार्मिक क्षेत्र में नकारात्मक कार्य, सांप्रदायिकता होगी, कट्टरता, परस्पर अविश्वास होगा। जैसे आज है ना, आप मुस्लिम मोहल्ले से गुजर जाओ, ये क्यों भय का माहौल है? क्योंकि ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है। दंगे होंगे, धार्मिक वैमनस्य है, धार्मिक संघर्ष है, कटुता है, अंधविश्वास को बढ़ावा मिल रहा है, रूढ़िवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। सकारात्मक कार्य, अगर मान के चलो कि एथिकल होगा तो धार्मिक सहिष्णुता आएगी, धार्मिक सद्भाव रहेगा, सर्वधर्म संभाव रहेगा, धार्मिक समरसता रहेगी, भाईचारा रहेगा, परस्पर विश्वास और सहयोग होगा, परस्पर आदर और सम्मान होगा, धार्मिक समरसता होगी, लोक कल्याणकारी को बढ़ावा मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ना, ये जो सोचते हैं कि आप लोग, मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक कम्युनिटी को दबा के हम एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, कभी पॉसिबल है ही नहीं। याद रखना कि जब तक सब लोग साथ में रह के देश के निर्माण के लिए काम नहीं करेंगे ना, तब तक ये देश महान बन नहीं सकता, ना विकसित राष्ट्र बन सकता है। ये हमेशा याद रख लेना, सबका कंट्रीब्यूशन होगा तभी वो देश आगे बढ़ सकता है। नहीं तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक समुदाय को पीछे छोड़ दो, आप SC ST को भी पीछे छोड़ दो, जो अल्पसंख्यक है उनको भी पीछे छोड़ दो, और आप जो अपल वर्ग है बस वही आगे बढ़ के देश को विकास कर लेगा। नो, कभी नहीं होगा। ये हमेशा याद रख लेना। और जिस भी समाज में, जहाँ समाज कट जाता है, याद रख लेना, वहाँ पे फिर क्रांतियाँ होती है। और जब क्रांतियाँ होगी तो स्वाभाविक सी बात है वो सब, फिर वो देश का भी विकास कर ही नहीं पाएगा। विकास तभी कर पा सकते हो आप जब शांतिपूर्वक राष्ट्र का आप निर्माण करो। और शांतिपूर्वक राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब सबके साथ न्याय होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये हमेशा याद रख लेना। भारत आज भी अलग विकसित या विकासशील देश है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि एक समाज और एक तबके को, जैसे एक शरीर का, मान के चलो अपना शरीर है, शरीर एक राष्ट्र है। आपने मान लिया कि भाई ये मेरे पैर जो है ये तो भाई मेरे से अछूत है, इनको तो काट के फेंक दो, मुझे बताओ आपका शरीर कोई काम का रहेगा? तो वैसे जिस समाज में SC ST महिलाओं को, जिस समाज ने मतलब अपना समझा ही नहीं, कभी उनका राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान समझा ही नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है आपका शरीर कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, आप विकास नहीं कर सकते। इसलिए मैं फिर बार बता रहा हूँ, जातिवाद जैसी मानसिकता ये बहुत खतरनाक मानसिकता है और ये कभी किसी का भला नहीं होगा इस चीज़ से। पर्यावरण क्षेत्र नकारात्मक कार्य, जलवायु परिवर्तन होंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी, अम्ल वर्षा एसिड रेन को बढ़ावा मिलेगा, ओजोन परत का संरक्षण होगा, मैंग्रोव का विनाश होगा, प्राकृतिक आपदाएँ आएंगी, भूस्खलन होगा, पर्यावरणीय असंतुलन होगा, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होगा, वन्य जीवों का गैरकानूनी शिकार होगा। वहीं सकारात्मक कार्य नैतिकता रही तो सतत विकास मिलेगा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है, जैसे मान के सोलर एनर्जी, इनको बढ़ावा देंगे अपन।
पर्यावरण मित्र तकनीक, जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होगी उनको बढ़ावा देंगे। नदियों का कायाकल्प होगा, टेम्स और साबरमती नदी। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता होगी, एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, समुचित दोहन व्यवस्थित आवंटन होगा, वृक्षारोपण को इनको बढ़ावा मिलेगा। अब मुझे बताओ, देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, आप लोग क्यों नहीं समझते हो भाई? रेशनल बनो, भावनाओं में मत बहो। जैसे गंगा एक्शन प्लान चला था, कितने साल हो गया? 10 साल हो गए उसको, गंगा एक्शन प्लान को। अब देखो जाके क्या गंगा साफ हो गई? अब नहीं हुई तो कोई तो जिम्मेदार है ही ना उसके लिए कितना फंड गया, क्या हुआ? पकड़ो भाई, उनको जिम्मेदार बनाओ ना। प्रधानमंत्री खुद इस कमेटी के वो थे मेंबर। अगर इतना ईमानदार होता तो ये गंगा का कायाकल्प हो जाता, आज क्यों नहीं हुआ? तो समझ लो हकीकत क्या है भाई, हकीकत समझो। और जिस देश में, देखो मैं फिर बार बताऊं, जैसे मुझे ना पर्सनली मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं असफल क्यों हूँ आज, ठीक है भाई, सबाई बात है, जो मैंने कोई प्लान तैयार किया होगा, ठीक है, वो सबाई बात मैं उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, मैं इसलिए असफल हूँ ना। वैसे ही भाई सबाई बात गंगा एक्शन प्लान बना, इस प्लान का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ अच्छे तौर पे, इसलिए असफल, आज भी गंगा गंदी है। अब इसका मतलब यार, इसका जिम्मेदार तो कोई है ना। जैसे मैं अपनी असफलता जिम्मेदार मैं खुद हूँ, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वही तो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है ना। जवाबदेता तय नहीं होती यहाँ पे, ना राजनीतिक जवाबदेता तय होती है, ना प्रशासनिक जवाबदेता तय होती है। और इनकी जवाबदेता तय करने के लिए लोग भी जिम्मेदार हैं, लोग जागरूक ही नहीं होते हैं। आज सरकार से पूछना चाहिए ना, लोग वोट कैसे दे देते हैं भाई? मैं तो इसीलिए वोट भी इसीलिए भी नहीं देता वोट। मतलब भाई किस आधार पर इन लोगों को वोट दिया जा रहा है? अरे बात ऐसे नहीं बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, बात सबकी है। कांग्रेस में सब कोई कम नहीं है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। पर बात है कि यार अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। इसका यही है कि यदि हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उचित कर्म का संपादन करें, मतलब वो ये नैतिक रहे हम, और अनुचित कर्मों से दूर रहे, तो फिर सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो सकती है। अब यहीं ऊपर आपने देखा कि नैतिक नहीं होगे तो ये होगा, नैतिक रहोगे तो ये होगा। उचित कर्मों के संपादन से ही लोकतांत्रिक मूल्यों को साकारित किया जा सकता है। याद रखना, डेमोक्रेसी तभी ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसके लिए बाध्य कारकों या नियंत्रण के उपायों के अलावा इस बात की महती आवश्यकता है कि परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से बच्चों को मन मस्तिष्क में नैतिक मूल्यों को विकसित किया जाए और लगातार अभ्यास के माध्यम से उसे चरित्र के अभिन्न अंग के रूप में स्थापित किया जा सके। अब इसीलिए इस टॉपिक में टॉपिक नंबर 1 जुड़ा है, जहाँ पे बात किया गया है कि मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है। अब यहाँ एक ये लाइन पढ़ो। पहली बात तो नैतिक मूल्यों को विकसित किया जाए। भाई बच्चों को पहले बताओ तो सीधी क्या एथिक है, क्या एथिकल है, क्या मतलब नैतिक है, अनैतिक है। फिर उन्हें लगातार अभ्यास कराओ इस चीज़ का, तब वो चरित्र का अंग बनेगा ना, तब जाके भाई वो नैतिक बनता है व्यक्ति। जैसे अपने को सब पता है, जैसे अपन बुक पढ़ते हैं, पर याद रखना कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये सही है, पर अपन उस चीज़ को अपना क्यों नहीं पाते जीवन में? क्योंकि अपन उसका अभ्यास नहीं करते लगातार। जैसे ध्यान से समझना, एक व्यक्ति साइकिल चलाने के लिए, अब उसको पता है, जैसे मैंने आज सिखा दिया कि भाई ऐसे ऐसे साइकिल चलाया जाता है, जब तक वो व्यक्ति लगातार साइकिल चलाने का अभ्यास नहीं करेगा, साइकिल चलाना नहीं सीखेगा। वैसे आप क्यों भूल जाते हो? जब तक भाई नैतिक समाज या नैतिक व्यक्ति तब तक नहीं बनेगा जब तक उन चीज़ों को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। मुझे बताओ कि भाई समझ बात है, समाज में कोई व्यक्ति नैतिक है, उसको क्या प्रोत्साहन मिलता है? कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। जब उस समाज में प्रोत्साहन नहीं मिलता तो कौन नैतिकता का अभ्यास करेगा भाई? और जब नैतिकता का अभ्यास कोई नहीं करेगा तो फिर समाज कैसे नैतिक हो जाएगा? फिर आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि हमारी महिलाएं सुरक्षित रहे, समाज में छुआछूत, लिंग भेद, जातिवाद ये सब ना हो, सांप्रदायिकता ना हो, क्योंकि आपने उन चीज़ों को तो किसी को प्रोत्साहित किया ही नहीं। ये चीज़ें ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब एक सी बात तो कुछ भी नहीं होगा, ये हमेशा याद रख लेना। अगला नीति शास्त्र के आयाम, डायमेंशन क्या क्या है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इस सब्जेक्ट को अगर आप ये वही बात हो गई कि जैसे आप कोई मैं सिखा दिया, आप जब तक इस जीवन को इसका अभ्यास नहीं करोगे, इस सब्जेक्ट का आप अपने व्यवहारिक जीवन से नहीं जोड़ोगे, जब तक आप अपने जीवन से जोड़ के इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ोगे ना, एथिक्स का भी जीवन में नहीं पढ़ पाओगे। मैं चाहे आंसर लिख के तुम IAS अधिकारी बन जाओगे, पर अच्छे अधिकारी नैतिक कभी नहीं बनोगे। पर इस चीज़ को अपना लिया जीवन में तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन ये सब्जेक्ट आपके व्यवहार के अंदर आ गया ना, उस दिन आपको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं सब्जेक्ट को, ये याद रख लेना। पर वही है, जब तक नहीं आता तब तक अभ्यास करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, आंसर लिखते रहिए, तभी सबसे ज़्यादा है अच्छा है कि आप इसको जीवन में उतारिए, तब जाके फ़ायदा है।
मैं फिर बताऊँ तब बहुत ईजी सब्जेक्ट लगेगा ये, ऐसे तो फिर भूल जाओ आप। आयाम क्या है इसका? आशय उन पक्षों या क्षेत्रों से है जहाँ उचित अनुचित शुभ अशुभ कर्तव्य या कर्तव्य के आदि की विवेचना, अर्थ निरूपण या मानवीय कर्मों या उनके मानदंडों का मूल्यांकन किया जाता है। शाखाओं के आधार पर आयाम डायमेंशन क्या क्या है? नियामक या आदर्श मूलक या मानकीय नीति शास्त्र, नॉर्मेटिव इथिक्स। इसका उद्देश्य क्या होता है? मानव जीवन की नैतिक समस्याओं को व्यवस्थित, निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से विवेचन का प्रयास किया जाता है। कि मतलब स्वाभाविक सी बात है, जैसे मान के चलो अभी क्या समस्या आ रही है, तो सबसे, जैसे मैं तुम्हें करंट अभी बताता हूँ, जैसे वैवाहिक बलात्कार वाली आ रही है, ये अभी करंट का टॉपिक है, पहले तो था नहीं भाई ऐसी बात। अब यहाँ पे बात है कि भाई कौन व्यक्ति इसमें नैतिक है, कौन अनैतिक है। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो भाई सुप्रीम कोर्ट बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के कमरे के अंदर भी जाएगा भाई, कहीं तो व्यक्ति को आप छोड़ दो ना। अब ये है ना, नए नए मुद्दे उभर के आते हैं, जैसे अभी कुत्तों वाला मुद्दा भी उभर के आया दिल्ली में, कुत्तों का फिर उसके लिए लोग विरोध भी किए। अब इसलिए याद रखना, जब आप IAS अधिकारी बनोगे, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कोई बुक पढ़ के आप किसी का समाधान निकाल सकते हो, नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब तक जीवन में आप इन चीज़ों को पालन नहीं करोगे ना, तब तक आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। जब आप एथिकल बन जाओगे ना, तो आप जो भी समस्या आएगी आप उसको पहले समझोगे अच्छे तरीके से, फिर आप निष्पक्ष होकर निर्णय लेने होता है। पहली बात तो एथिक्स का सबसे बड़ी चीज़ यही है। अगर आप किसी धर्म जाति इनके आधार पर झुक गए तो ये बहुत गलत है। जैसे अभी मैं बताता हूँ, वो गांधी विहार में जो लड़का मरा, अब वो सोचो मेरी कास्ट का है, अब मैं अपना कास्ट के आधार पर मैं ये सोचूं कि नहीं यार वो तो सही है। अब ये याद रख लेना, यह विवेकशीलता आपकी खत्म हो गई है। आपको तार्किक होना भाई, आप उसको समझिए, आप उस कास्ट के आधार पर फेवरिज्म मत लीजिए उसको। ये बहुत बार होगा आपके साथ जब आप IAS अधिकारी बन जाओगे। IAS अधिकारी आप व्यवहारिक जीवन में देखा करो, आप जो आपका धर्म का व्यक्ति होगा या आपकी कास्ट का व्यक्ति होगा या आपका परिवार का व्यक्ति होगा, वो गलत कार्य भी कर रहा होगा ना, अरे नहीं 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 सही है, ये गलत है। नैतिकता ये नहीं सिखाती है। नैतिकता पहले, सबसे पहली नैतिकता की सबसे फर्स्ट कंडीशन ही यही है कि अगर आपको जीवन में एथिकल डिसीजन लेना है तो पहले सबसे पहले निष्पक्ष बनिए आप। अगर आप निष्पक्ष नहीं हो सकते तो आप एथिकल डिसीजन ले ही नहीं सकते कभी जीवन में, इसे याद रख लेना। तब जाके आप उसका सब्जेक्टिव वे से एनालिसिस कर पाओगे, ऑब्जेक्टिव वे से आप उसका मतलब कि सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाओगे। ये हमेशा याद रखना, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये चीज़ याद रखना। जैसे क्या होता है, जैसे अभी मान लीजिए मैं जज हूँ और मेरे को कास्ट का व्यक्ति आ गया, अरे यार नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो वहाँ जज बैठा है तो आपका भाई स्वाभाविक बात है, आपको कोई मतलब नहीं है। जब आप किसी पद पे धारण करते हो ना, ये चीज़ याद रख लेना, पद पे जैसे आप बैठे हो तो आपका कास्ट, आपका रिलीजन, ये सब खत्म हो जाता है। और जो व्यक्ति उस चेयर पे कास्ट और रिलीजन लेके भी बैठा है ना, या पुरुष तत्व को भी लेके बैठा है कि माँ मैं तो पुरुष हूँ, कोई महिला आई है पुरुष है, अरे मुझे तो पुरुष को फेवर करना है, मतलब पैट्रियार्की को अगर मुझे बढ़ावा देना, तो वो फिर आप उस पद के साथ न्याय नहीं कर रहे हो। आप ये हमेशा याद रखना। तो यही सिखाता है नीति शास्त्र कि आपको सबसे पहले तो वो होगा, आपको निष्पक्ष रहना पड़ेगा, तब जाके आप ऑब्जेक्टिव डिसीजन दे सकते हो। सही निर्णय पे आप तभी पहुंच पाओगे आप। तो फिर अगला है कि भाई इसमें सिद्धांत कौन कौन से काम करते हैं। सबसे पहला बात है परिणामवाद। इसमें देखा जाता है कि परिणाम क्या रहा किसी चीज़ का, उसको परिणाम के आधार पर आप जब किसी चीज़ को नैतिक और अनैतिक बताओ तो वो चीज़ होती है टेलोलॉजी, परिणामवाद। जब किसी कर्म के उचित या अनुचित होने का निर्धारण उस कर्म से उत्पन्न परिणाम के आधार पर किया जाए तो फिर उसे परिणामवाद नीतिशास्त्र कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन इसके सपोर्टक है, सुखवादी लोग जो होते हैं, जो सुख की कल्पना करते हैं, जैसे चारवाक लोग हो गए। उपयोगितावादी, जो अपने बस उपयोग के बारे में सोचते हैं। प्रयोजनवादी, जिनका अपना उद्देश्य होता है भाई मेरा ये उद्देश्य पूरा हो जाए, कैसे भी हुआ मुझे उससे मतलब नहीं है। इसमें स्वार्थवाद भी आते हैं, पूर्णतावाद भी आते हैं, विकासवाद भी लोग आते हैं। जैसे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है, आखिरी में लोगों को सुविधा बढ़ रही है, ईज ऑफ लिविंग हो रहा है, लोग जल्दी गति से पहुंच जा रहे हैं, तो इस आधार पे हाँ भाई सही है ये। पर आप जब इसको पर्यावरणविद नज़र से देखोगे तो ये तो गलत है ना। बहुत सारे पेड़ों को काट के आपने रोड तो बना दी, लोगों को आप सही टाइम पे पहुंचा भी दिए, लोगों के लिए सुविधा भी हो गई है, पर इस परिणामवाद में क्या होता है कि ओनली आप परिणाम को नज़र रखते हो, उसके आधार पे अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो आप परिणामवादी हो। दूसरा होता है डेंटोलॉजिकल एथिक्स, नियमवाद, जहाँ पे आप नियम को फॉलो करते हो। अब ये देखो, ये आर्मी में बहुत खास तौर से लागू होता है।
कौन लोग जीवित होके आते रहते हैं, जन्म पूर्ण जन्म लेते रहते हैं क्या? काजल बहुत दिनों बाद में आई हो, कौन सी दुनिया में थे आप? तो नियमवाद का देखो ना, जैसे नियमवाद का सबसे, अरे चक्कर क्या है आज लोग, अब कौन आया है, ये कौन है? संगम संगम कौन है बताइए? जी सर नमस्ते। आप कौन? सर मैं संध्या। ओ तेरी तो, ये संगम नाम कब से हो गया आपका? सर मेरा नाम है पहले से। मुझे तो आज ही पता चला। चलो ठीक है। तो देखो नियमवाद का जो फॉलो होता है ना, वो आर्मी में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप याद रख लेना, जब नियम को जैसे फॉलो आपने तोड़ा, ब्रेक किया, तो आपको सज़ा मिलेगी। तो नियमवाद जहाँ पे भी अगर आपने नियम को तोड़ा, चाहे सही उद्देश्य के लिए ही क्यों ना तोड़ा हो, अगर आप नियम तोड़ दिए तो आप अनैतिक बन गए। आप नियमों का पालन कर रहे हो तो आप अच्छे हो। जैसे समाज में भी होता है ना, आप अपनी कास्ट में शादी कर रहे हो, अपने धर्म में शादी कर रहे हो तो आप बढ़िया हो, सब कुछ बढ़िया है। तो आप सामाजिक नियम को फॉलो कर रहे हो तो सही है। जिस दिन आप समाज के नियम को ब्रेक करोगे तो स्वाभाविक सी बात है, क्या हो जाओगे? आप समाज के विरोधी होगे, आपने नियम का, तो आप अनैतिक बन जाओगे। तो हर चीज़ के जैसे सर्विस के भी लॉ होते हैं, अगर आप उन नियमों को फॉलो कर रहे हो तब तक अच्छे आईएएस अधिकारी हो। अगर आप जिस दिन आप उसको फॉलो नहीं किए तो स्वाभाविक सी बात है। जब किसी कार्य के उचित या अनुचित होने का निर्धारण उस कर्म से उत्पन्न परिणाम के आधार पर न होकर आंतरिक मूल्यों या नियमों के आधार पर होता है, तो वह परिणाम निरपेक्ष या नीति शास्त्र की स्थिति उभरती है। जैसे मैंने बोला था कांट का नीति मीमांसा, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। आपको अच्छा कार्य क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो जरूरी है। तो मैंने बोला था कि जैसे एथिकल होना क्यों जरूरी है? भाई एथिकल होगे तभी आपका अस्तित्व है, नहीं तो कोई मतलब भी है ही नहीं। आईएएस अधिकारी को अच्छा कार्य क्यों करना चाहिए? भाई आईएएस अधिकारी का कर्तव्य यही है, इसलिए उसको अच्छा कार्य करना चाहिए। अर्थात आपके कर्तव्य नैतिक होने चाहिए, उसके परिणाम अपने आप ही नैतिक हो जाएंगे। गीता का निष्काम काम, कि आप अपने फल की इच्छा मत करो, आप अपने काम करो, उस पर ज़्यादा ध्यान दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। अंतःप्रज्ञावाद, इंट्यूशन है ना, ये बहुत बड़ी पावर है। जब अपनी अंतर आत्मा के अनुसार कार्य करना, सहजता से निर्णय लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ ना, इस चीज़ का पावर का यूज़ करो। अपने इंट्यूशन का अगर आप जितना एम्पावर्ड करोगे ना, इतना हेल्प करेगी आपको जीवन में। और ऐसा नहीं कि भाई ये एथिकल डिसीजन लेने में आपको कभी कभी ना क्वेश्चन सोल्व कराने में भी मदद करती है ये चीज़। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर से आवाज़ तो ये आ रही था, पर मैंने मन की आवाज़ सुनी, ये मार दिया, और ये गलत हो गया, ये सही था। ऐसा होता है, मैं आखिर बता रहा हूँ, ये इंट्यूशन पावर ही का ही कमाल होता है वो चीज़। तो गांधी जी का ये कोट है, याद रखना कि जो परिवर्तन आप दूसरों में देखना चाहते हो पहले स्वयं में लाइए। ये याद करो, यूपीएससी ने 2013 में ऐसे भी पूछा था ये। तो ये सब याद रखना, ये किस चीज़ के लिए है? नियमवाद के लिए है। आप जो चाहते हो, जैसे बहुत बार लोगों की अपेक्षा होती है कि भाई नहीं, समाज नैतिक होना चाहिए, राष्ट्र नैतिक होना चाहिए। पर आप पहले कितना नैतिक हो खुद अपने आप जीवन में देखिए ना। अरे राष्ट्र समाज तब बनेगा जब आपसे ही तो निर्माण होता है ना राष्ट्र का। जब आप खुद ही नैतिक नहीं हो और आप सोच रहे हो कि समाज नैतिक हो जाए, जैसे मैं मान के चलो मैं अनैतिक हूँ मान के चलो, और मैं सोच रहा हूँ नगीना ये सब लोग जो है नैतिक बन जाए, ऐसे सही होगा? स्वाभाविक सी बात है, सब नैतिक बनेंगे तभी। मैं नैतिक बनूंगा तो मैं प्रोत्साहित कर सकता हूँ, और इस प्रोत्साहन से हो सकता है कि नगीना भी नैतिक बन जाए। तो उससे राष्ट्र का निर्माण होता है कड़ी कड़ी। हाँ सर मैं अनैतिक हो गया? मैं ये नहीं बोला रे भाई, मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो नैतिकता अनैतिकता निर्धारण मैं फिर बार बता रहा हूँ। ये देखो यही तो पढ़ रहे हैं अपन, किस आधार पे मैं तुम्हारा करूँ? मैं तुम्हारा कोई परिणाम मैंने अगर देखा तो तुम्हारे तो अच्छे परिणाम है। तुमने कोई नियम तोड़ा हो तो मैं तो उस आधार पे बताऊँ। ये वही तो चेक कर रहे हैं अपन, किस आधार पे मैं तुम्हें नैतिक और अनैतिक बता सकता हूँ। ये वही तो पढ़ रहे हैं अपन। अरे जो मैं फिर बता रहा हूँ, जो ये व्यक्ति ये बोल रहा है ना कि मैं नैतिक हूँ, तो वो सबसे बड़ा अनैतिक है। ये है ना, अपन इस चीज़ का निर्धारण आप स्वयं कर सकते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रूफ नहीं कर सकता। पर ये जो लोग व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ना कि हम सर हम तो नैतिक है, वो याद रख लेना उतने अनैतिक है। क्योंकि आपको जब तक आधार ही नहीं पता, ये आज अपन वही तो पढ़ रहे हैं ना भाई, किस आधार पर किस डायमेंशन में अपन चेक करेंगे? आज यही तो पढ़ा है अपन ने कि हम नैतिक है या नहीं है, आज यही तो पढ़ रहे हैं अपन। तो वो चीज़ जब तक आप जानोगे नहीं, आप कैसे बोल सकते हो कि मैं नैतिक हूँ? जैसे मैं खुद अपने आप को मानता हूँ कि मैं बहुत सारी जगह अनैतिक भी हूँ और वहाँ कुछ जगह नैतिक भी हूँ।
ये सही आंसर होता है। अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं मैं तो नैतिक हूँ, या तो फिर आपने समझा ही नहीं फिर नैतिकता को। अभी ये चीज़ याद रखना। नहीं सर, मेरा ये कहना है कि मैं नैतिक नहीं हूँ, लेकिन मैं अनैतिक भी नहीं हूँ। अच्छा, ये भी गलत है आपका जवाब। कैसे? अरे वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि आप उस जब वो चीज़ों को समझ ही नहीं रहे हो, किस चीज़ों का भाई आधार क्या होता है, नैतिकता का निर्धारण कैसा होता है, किस आधार पे नैतिक कहा जाता है, किस आधार पे नैतिक नहीं कहा, अनैतिक कहा जाता है। तो आप तो यही बात बोल दियो कि फिर आप तो ऐसे सर पूरी दुनिया ही नैतिक और अनैतिक बीच में फंसी हाँ, रहेगी फिर तो। हाँ, कोई नैतिक नहीं हो सकता, कोई हाँ, अनैतिक नहीं हो हाँ, सकता ये फिर तो। ये सही बात है, ये हकीकत है। क्योंकि हर चीज का बैलेंस होता है। कोई हाँ, चीज मेरे में कोई खामियाबी होगी, कोई अच्छाई भी होगी, हाँ, तो बैलेंस होता है हर लाइफ में। पर हाँ बस ये चीज़ याद रखना। देखो मैं एक चीज़ जो बता रहा हूँ ध्यान से समझना, कभी भी जीवन में आप पर्सनल व्यक्तित्व में आप है ना, मतलब जो आपकी नैतिकता अनैतिकता से किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा, अगर वहाँ पे आप अनैतिक भी हो ना कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ पे आपका डिसीजन या दूसरे लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, याद रख लेना वहाँ पे अगर आप, और वहाँ पे लोग अनैतिक वहीं पे तो बनता है ना, बाहर आंतरिक जीवन से कौन देखता है। जैसे मैं मेरे देखो ध्यान से समझना है ना, मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं वो हो सकता है अनैतिक विचार हो। मैं मान लो किसी मर्डर करने का सोच रहा हूँ, किसी का रेप करने का सोच रहा हूँ, ये अनैतिक तो है, पर इसका नुकसान किसी को हो रहा है नो, पर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो वही मैं अनैतिक बन जाऊँगा। तो ये अंतर होता है, ये बस ये माइन्यूट लेवल पे समझना। जब आप किसी को प्रभावित नहीं कर रहे हो, चाहे वहाँ हो सकता है आप अनैतिक भी हो, पर बाहर जब आप तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हो आप नैतिक ही कहलाओगे। पर जिस दिन आप जो अंदर सोच रहे थे वो बाहर आप करने लगे तो आप अनैतिक बन जाओगे। पर यही इसीलिए तो बोला जाता है ना कि आप जैसे विचार रखोगे आपका प्रोडक्ट भी वैसा ही आएगा। तो अगर अच्छे विचार नहीं, आप अनैतिक विचार रखते हो ना, तो एक दिन आपका परिणाम देख लेना अनैतिक ही आएगा। ये हकीकत है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अंदर तो बुरे बुरे विचार रखे हो और दुनिया में अपना चेहरा सही दिखा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। एक दिन आपका असली स्वरूप बाहर आ ही जाएगा। जैसे एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आप घर में जो खाना बनाते हो ना, कढ़ाई में या मानो किसी में चीज़ें बनाते हो, तो बहुत सालों तक बनाते बनाते क्या होता है उसमें काली चादर छा जाती है। ये बात सही है ना। पर याद रखना ना, जब उसको आप अच्छे तरीके से साफ करोगे ना तो उसका असली स्वरूप आ ही जाता है। चाहे आप वो कितना भी ढक लो, काली चादर कितना भी ढक ले, वैसे ही व्यक्ति बाहर से कितना भी दिखावटी बनने का प्रयास करे, पर जो अंदर जो उसके मन में चल रहा है वो एक दिन बाहर जरूर आता है। ये हकीकत है। वो कभी ना कभी वो अपना संतुलन खो सर, ही देता है। विचारों से ही तो व्यक्ति बनता है। हाँ, विचारों का उत्पाद होता है व्यक्तित्व, अपनी जो पर्सनैलिटी होती है उसी का ही तो उत्पाद होती है। अगर आज मैं अपने गलत चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर रहा हूँ तो मेरे अंदर वही चीज़ें डेवलप होगी, स्वाभाविक सी बात है। अपन हाँ देखो ना, एक चीज़ याद रखना ना, कभी भी है ना जीवन में क्या होता है, जैसे मेरा पर्सनल मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, सबका अपना अलग हो सकता है। जैसे कभी क्या होता है ना, किसी व्यक्ति को, जैसे मान के चलो आपका कोई दोस्त हो या जो भी है, दोस्त है भी नहीं, मान के चलो आपके आसपास कोई लोग है, उसने मान के जीवन में कोई गलती की। अब समाज क्या होता है ना, समाज की यही तो सबसे बड़ी गलती होती है, उस व्यक्ति को फिर सारी चीज़ें उसी के सराउंडिंग देखने लग जाते हैं अपन, कि मान के चलो उसने कुछ गलती की है ना, भाई ये व्यक्ति ऐसा ही है तो ये व्यक्ति इसमें भी ऐसा ही होगा। ये ऐसा ही वाली जो सोच है ना, ये समाज के व्यक्ति को ना, वो अच्छा भी करना चाहेगा ना अपने जीवन में, तब भी उसको खराब बना देती है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ हार्दिक पांड्या का, उसकी निजी लाइफ कैसी भी हो, उसके तलाक हुआ जो भी XYZ है, उसने एक याद करो चाहे किरण विद्या कॉफी वाले, उसमें कुछ स्टेटमेंट भी दिया था लड़कियों के बारे में, जो भी XYZ है, माना गया कि वो उस पक्ष में गलत है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसके क्रिकेट जो है, भाई क्रिकेट भारत को मैच जिता रहा है तो भाई उसकी वो एबिलिटी है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि व्यक्ति को एक ही पैमाने पे नहीं नापना चाहिए कभी भी। पर भारत में ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अरे इसीलिए ना अपन बहुत बार जो है टैलेंट को व्यर्थ गवा देते हैं अपन। भारत में सबसे बड़ा नुकसानदायक पॉइंट है ये। जैसे महिलाओं का, कि भारत में क्या होता है कि महिलाओं की पावर को यूज क्यों नहीं किया गया आज तक, कि महिला तो ऐसी होती है तो वो तो बनी इसी चीज़ के लिए है। उनकी भावुकता का जो है गलत प्रयोग किया गया है, उसको भावुकता को वीकनेस बना दिया गया है। तो यही है ना कि भाई महिलाएं तो आर्मी में क्या करेगी, ये तो भावुक होती है इसलिए आर्मी में नहीं भेजा जाता। सोचो, महिलाएं तो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है तो ये खानानों में कहाँ पे क्या काम करेगी। मुझे अच्छे तरीके से, जब मैं कॉलेज में था सोचो माइनिंग ब्रांच में एक भी लड़की नहीं थी,
क्योंकि माना गया है तो लड़कियों के लिए है ही नहीं। तो ये बहुत गलत है ना। जब एक जैसे पैमाने पर अपन तोलने लगे तो स्वाभाविक सी बात है। जैसे है ना, सोचो जो दृष्टि आईएएस में एक इंटरव्यू लेने वाला आता है, शायद आप जानते होंगे उसको, जो डीयू का प्रोफेसर है, नाम तो मैं नहीं जानता, जो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाने लगा आजकल। तो एक ऐसी कैटेगरी का एक लड़का था, तो वो आईएफएस, उसने अपने फर्स्ट चॉइस आईएफएस भरा था। तो उसने बोला कि तुम लोग आईएफएस बन के क्या करोगे, सोचो। मतलब अब दृष्टि वालों ने फिर वो वीडियो काट दिया था अपने, समझो मानसिकता, सोचो डीयू का प्रोफेसर बन के बैठा है वो। मानसिकता में फिर 12 बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक चीज़ है। अब लोगों को मतलब कैटेगरी के आधार पर डिसाइड कर दिया जाएगा, अरे तुम लोग तो इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो, तो फिर कैसे करोगे। तो बहुत खतरनाक चीज़ है ये। चलो ठीक है, आगे देखो। सद्गुण नीति शास्त्र, इसके अनुसार सद्गुण से युक्त व्यक्ति जो निर्णय लेगा, कर्म करेगा, वह उचित होगा। जैसे गांधी जी थे, महात्मा बुद्ध है, इनके अंदर सद्गुण विकसित हो चुका था ना। इस रूप में यह सिद्धांत कर्म के परिणाम के बजाय व्यक्ति के चरित्र पर बल देता है। जैसे ग्रीक दार्शनिक सुकरात थे, प्लेटो थे, अरस्तु है, कन्फ्यूशियस आदि। बस भाई इस बात है, अरे बात सही भी है। देखो ना, एक चीज़ याद रखना, जैसे आप खुद अपने जीवन में देखना, जब आप सही चीज़ों को पालन करते हो, जैसे मान के चलो आप धार्मिक भी हो, मैं फिर बता रहा हूँ बाहरी रूप से धार्मिक नहीं। हाँ, मैं रोज़ शिव जी को एक लोटा चढ़ा के आ जाता हूँ, मैं रोज़ नमाज़ पढ़ लेता हूँ, वो धार्मिकता नहीं है, ये याद रख लेना। धार्मिकता होती है कि आप आंतरिक विचारों को कितना बदलाव कर पा रहे हो अपने अंदर। जैसे मान के चलो कि आप किसी को पीड़ा नहीं देना चाहते, आप करुणामय हो, ठीक है, आप इस चीज़ को लेके आपने जैसे मदर टेरेसा को पढ़ा अपने जीवन में, ठीक है, मतलब आप ऐसे जो करुणा का जो मूल्य को प्रोत्साहित करते, जैसे मदर टेरेसा हो गई, ठीक है, ऐसे लोगों का अगर आप जीवन में पालन करते हो ना, अब इस चीज़ को अपना, तो आप जब इस चीज़ को आगे बढ़ावा देते हो अपने जीवन में, तो आप है ना कभी भी किसी के साथ वो नहीं करोगे, किसी को हिंसा नहीं करोगे, आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तो अब वो व्यक्ति जो ऐसा चरित्र अपना बना लिया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो गलत कार्य नहीं करेगा। मैं फिर बात होता जो अंदर से चेंज हो गया है, ये उसके लिए बात है। जैसे सुकरात है भाई, इसको जब जहर का प्याला भी दिया जा रहा था तो इसने पिया, उसको पता था कि मैं भाग भी जाऊंगा तो मेरे लिए मूल्यवान वो है ही नहीं। तो वहाँ पे जो चीज़ वो महत्वपूर्ण होती है, उसके लिए वो चीज़ जरूरी है। फिर यहाँ पे कुछ कोट लिखे हैं, हम दूसरों के लिए वह करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए करें। ये अरे इन कोट्स को ना थोड़ा जीवन में अपनाया करो, जीवन अच्छा बनेगा। मैं फिर बार बता, जैसे कभी भी है ना, एक चीज़ याद रखना, मतलब आपको डिसीजन मेकिंग अगर आपकी पर्सनैलिटी बनानी है ना, ये बहुत ज़रूरी है। या आप कभी लगे कि आपका बहुत बार लोगों से ज़्यादा झगड़ा होता है, या आपका किसी से मिसमैच नहीं हो पाता, मतलब बन नहीं पाती आपकी, तो आप ये सोचो कि मैं सामने वाले व्यक्ति से जो अपेक्षा कर रहा हूँ, क्या मैं उसके लिए ऐसा हूँ। चाहे बहुत बार पेरेंट्स और बच्चों में दिक्कत होती है, या भाई बहन सिबलिंग्स में दिक्कत होती है, या फ्रेंड सर्किल में दिक्कत होती है। तो क्या जैसे आप जो सोच रहे हो कि यार इसका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है आपकी भी कोई चीज़ हो आपके लिए उसको बुरी लग रही हो। जब व्यक्ति इस लेवल पे सोचता है ना, तो कभी झगड़े नहीं होते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। रिश्तों में कभी झगड़े नहीं होंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जहाँ पे भी इस चीज़ का उल्लंघन होता है, फिर वहाँ पे विवाद क्रिएट होते हैं। एक अच्छा व्यक्ति वह है जो सद्गुणों के साथ जीता है, जिसके पास सद्गुण होते हैं वो जीते हैं। मतलब इसका मतलब यही है कि सद्गुण, देखो सबको पता है कि अच्छी अच्छी बातें क्या है, करुणामय होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, पर वो तब है जब आप वो आपके अंदर है और आप उसका अपने जीवन में पालन कर रहे हो। इसलिए बोला जाता है इंसान वो नहीं कि भाई जो जन्म ले लिया है, इंसान होने के जो वैल्यूज जो उसके अंदर होने चाहिए, तब वो इंसान बनता है। जैसे बोलते हैं कि एक छोटी बच्ची के साथ रेप कर दिया किसी ने, तो अपन बोलते क्या रहे, वो तो हैवान है, वो तो जानवर है। क्यों? स्वाभाविक सी बात है कि एक इंसान को इस चीज़ का पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ याद रखना। शत्रुओं पर विजय पाने वाले की अपेक्षा मैं अपनी इच्छाओं का दमन करने वालों को अधिक साहसी मानता हूँ, अरस्तु। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ याद रखना। देखो ना क्या होता है, सबसे पहले जो विकार उत्पन्न होते हैं अपने अंदर, अब मेरा मानना है ना, कभी है ना, देखो धर्म वर्म का चीज़ मत लेके जाना, पर गीता कभी जीवन में ज़रूर पढ़ना। और गीता को ये मत समझना किसी धर्म की बुक है वो, पर ज़रूर पढ़ना गीता को। आपको ना मतलब अपना अंदर क्या होता है, अपने मन में क्या होता है, अपनी इंद्रिया क्या होती है, आप लगभग स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आपको वहाँ से वो चीज़ सीखने को मिलेगी।
ये चीज़ याद रखना। अरे मेरा मानना ज़रूर पढ़ना गीता, चाहे उसका धार्मिक पक्ष आप साइड में कर सकते हो, वो आपके पर मेरा मानना वो ज़रूरी नहीं है, धार्मिक पक्ष ज़रूरी नहीं है अपने लिए, पर उसमें जो ज़रूरी है ये वाली चीज़ें समझना उसमें। इसीलिए तो आरएस में, राजस्थान में आरएस में इथिक्स सिलेबस क्यों डाला गया है, उसका पर्पज़ यही है। उसमें इथिक्स में आपको ना गीता में भाई बहुत अच्छे ज्ञान दिया गया है भाई, आप अगर पढ़ोगे तो। अब उसका धर्म की बुक मत ले जाना भाई अच्छी चीज़ों को कहीं से भी सीखने को मिले ना, सीखनी चाहिए। इसीलिए मैंने जीवन में सबसे पहले है ना, गीता पढ़ने से पहले मैंने कुरान पढ़ी है भाई, बाइबल पढ़ी है मैंने भाई। अच्छी चीज़ें जहाँ से मिले वहाँ से सीखनी चाहिए, क्या धर्म वरम ये सब चीज़ें। कुरान से क्या सीखा सर आपने? कुरान से सबसे मेन चीज़ ये है कि उसमें महिलाओं के लेके जो बात की गई है, उसमें महिलाओं के राइट्स की बात शायद इतना हिंदुओं में नहीं मिलेगी आपको, जो संपत्ति के अधिकार की इसमें बात की गई है। और तो मुझे जो दूसरी जो बात उसमें अच्छी लगी कि प्रोस्पेरिटी, मतलब जैसे उसमें ऐसा होता है ना कि भाई अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो, सबको उसमें भाई जैसे त्यौहार होता है तो उसमें सबको पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करते ना लोग, ऐसा नहीं धर्म कोई गलत चीज़। जैसे उसमें ऐसा होता है कि जैसे आप ईद मना रहे हो तो आप अपने आसपास देखो कोई भाई जो ईद मनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो आप जिस लेवल पे ईद सेलिब्रेट करो ना तो उनको भी साथ में लेके ईद सेलिब्रेट करना चाहिए। और मुझे ईसाई धर्म से जो सीखने को मिला उसमें टाइम का वैल्यू जो सीखने को मिला, वहाँ पे टाइम और मनी बराबर माना गया है। ठीक है। कर्तव्यवाद, कर्तव्य वही याद रखना कि जो आपका ड्यूटी बनता है आपको करना चाहिए, कांट का भी है कर्तव्य के लिए कर्तव्य। फिर अगला नैतिक सापेक्षवाद, रिलेटिविज्म थ्योरी भी होती है। ठीक है, नैतिक सापेक्षवाद होता है रिलेटिव, नैतिक सापेक्षवाद है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखो रिलेटिविज्म, ये नैतिकता देखो हमेशा समय के अनुसार चेंज होती रहती है। जैसे वही मैं बता रहा था, मूल्य जैसे चेंज होते रहते हैं तो नैतिकता का वैल्यू भी चेंज होते रहता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नैतिक सापेक्षवाद एक होता है, नैतिक स्वार्थवाद भी होता है और अंतःप्रज्ञावाद भी होता है। ये आगे अपन पढ़ेंगे इन चीज़ों को अच्छे तरीके से, पर इतना ये याद रखना कि इन चीज़ों के आधार पर डिसाइड किया जाता है, ये आयाम है नैतिकता के। रोल में एथिक्स क्या होता है, नैतिकता परिवार सामाजिक संबंधों के माध्यम से उत्पन्न होती है। जैसे कन्फ्यूशियस के नैतिक विचार, ठीक है, जैसे होता है ना कि पिता की क्या भूमिका है, एक माँ की क्या भूमिका है, तो एक बच्चों की क्या नैतिकता होनी चाहिए अपने माँ बाप के प्रति, माँ बाप की नैतिकता क्या होनी चाहिए। ये जब आप कोई रोल, जैसे टीचर है, टीचर की क्या नैतिकता होनी चाहिए। पोस्ट मॉडर्न एथिक्स, किसी भी नैतिक सिद्धांत या मत को सार्वभौम, अपरिवर्तनशील व निरपेक्ष नहीं माना जाता है। ठीक है, ये आजकल जो एथिक्स चल रहा है, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी जो सिद्धांत है ना यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात देखो समय के अनुसार सब चीज़ें बदलती रहती है। जैसे मान के चलो, देखो बहुत बार जैसे बोला था ना, सत्य सबसे बड़ी चीज़ है ना, पर सोचो जैसे मान के चलो आप मैंने वही जैसे परमाणु हथियारों का आपको पता है, आप पाकिस्तान पकड़े गए, आप सत्य से नहीं बोलोगे वहाँ पे, तो ये यूनिवर्सल लॉ तो नहीं हुआ ना कि आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कंडीशन बेस्ड चेंज भी होता रहता है। आत्मपूर्णतावाद, जहाँ पे आप सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हो, मतलब स्वाभाविक सी बात है, जहाँ आपको पता है कि आपकी आत्मा के अंदर जो विचार है वो सही है या गलत है। नारीवादी नीति शास्त्र, जो आजकल जो नारियों के साथ जो शोषण होता है उसके आधार पर जो है नैतिकता का निर्धारण किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। मुझे कहाँ तक पहुँचना था आज, चलो ठीक है, रहने तो यहीं रहने दो, अगले वीक देखते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ तो जो हुआ ना लगभग आपका हाफ टॉपिक हो चुका है, ये अगले वीक कंप्लीट हो जाएगा। ये वो नहीं मैं पढ़ाऊँगा, वो आपको खुद से पढ़ना है। मैं जो एग्जाम्पल दिए वो अलग से, वो आपको ही पढ़ना है। मैं जो पढ़ाऊँगा आपको यहाँ तक पढ़ेंगे, वो आगे वाला टॉपिक वो पढ़ने की चीज़ है ही नहीं, वो तो आपको पढ़ना है, एक बार पढ़ लेना।
कौन सा टॉपिक सर? रुको मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक तो मैं पढ़ाऊँगा, यहाँ से ये मैं पढ़ाऊँगा नहीं, ये कोई मतलब ये नहीं, ये तो आपके लिए है सब सारी चीज़ें, पढ़ लेना ये सारी चीज़ें बस। अब इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, समझ में आया? ये तो आप लोगों को पढ़ना है, एग्जाम्पल के तौर पे काम आएंगे, इथिक्स में भी काम आएंगे, ऐसे में भी काम आएंगे। तो जो एग्जाम्पल है ये वो है, तो ये बोलते हो ना एग्जाम्पल, ये इथिक्स के लिए मोर देन इनफ एग्जाम्पल है ये। तो ये आप लोगों को खुद से पढ़ना है, मेरा काम वहीं तक है पढ़ाने का। तो अगले थर्सडे फ्राइडे ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सब आपको ही पढ़ना है, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। ऐसे भी तो इसमें सारी चीज़ें कोर्स लिखे हैं, उनके विचार लिखे हैं, ये आप लोगों को करना है अपने लेवल पे। ये चीज़ें देख लेंगे, ये तो पढ़ेंगे, पर वो जी बीच में जो चीज़ें आई है वो नहीं पढ़ेंगे, वो आप लोगों को करना है, ठीक है? तो अगले वीक तक ये कंप्लीट हो जाएगा। जितना क्वेश्चन आए हैं उतना कर लेना, किसी को कुछ पूछना तो पूछिए। किसी को कुछ पूछना है